स्टार्ट किया। हाँ, जस्ट मुझे कंफर्म करने पर हो गया ना? ओके सर, चलो डन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग आज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स का जो डिस्कशन चल रहा है सर, ये कौन सा इकोनॉमिक्स है? यहाँ पर हम लोग सर बेसिकली इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिकल जो एरिया है ना सर, उस पर डिस्कस करते हैं। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ आप लोगों के साथ मैं इकोनॉमी का जो मैक्रो पार्ट है या फिर इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है उसमें डिस्कस करते हैं। तो आज एक ऐसे बहुत ही अच्छे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट वीक आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात किया था। याद है क्या? स्टार्टअप कल्चर के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। हाँ सर, जो ऐसे आप लोगों का जो सी एस एंट्रेंस का जो मेनली एरिया है, उसमें भी इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो फाउंडेशन वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट था। तो दोनों कॉन्सेप्ट की वाइज मैंने आप लोगों के साथ इंडियन स्टार्टअप कॉन्सेप्ट एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट में बात किया था। याद है ना आप लोगों को? बोलो सर। यस सर। ओके सर। तो सर आज क्या बात करना है? सर आज बात करेंगे सर। सर आप लोग एक वर्ड सुने हो, नेशनल इनकम? नाम सुने हो क्या? ये इट्स अ वेरी फेमस वर्ड सर, नेशनल इनकम। इसको हम लोग बंगाली में ऐसे बोलते हैं, यस सर। जातीय जातीय इनकम या फिर जातीय आय ऐसे बोलते हैं सर बंगाली में। हिंदी में भी शायद जातीय आय भी बोलेगा शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इंग्लिश में इसको नेशनल इनकम कहते हैं। तो सर ये नेशनल इनकम है क्या? ठीक है, तो ऐसे तो नेशनल इनकम का बहुत सारा डेफिनेशन है सर। बहुत सारा मतलब सर, बहुत सारा मतलब जैसे आप लोग एक वर्ड सुने होंगे, जीडीपी। हाँ सर, इट्स अ वेरी फेमस वर्ड, जीडीपी। हाँ, जीएनपी सुने हो ना? जीडीपी, जीएनपी, ये यस सब तो सर। जरूर सुना। हाँ, वेरी गुड सर। सो ये जो जीडीपी है, जीएनपी है, इस तरह का जो वर्ड्स यूज होता है, ये और कुछ नहीं, नेशनल इनकम के बारे में बात करता है। लेकिन सर नेशनल इनकम का कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। मतलब डिफरेंट पैरामीटर वाइज ना डेफिनेशन बदल जाते हैं, लेकिन हाँ मेन कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। मतलब अगर कोई आपको पूछता है कि भाई नेशनल इनकम है क्या, तो आप एक सिंपल तरीके से जीडीपी को बोल सकते हो। तो उस पर जीडीपी क्या है सर? जीडीपी सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि जीडीपी क्या है सर, किसी भी कंट्री में एकदम सिंपल लेमैन के लैंग्वेज में पहले बता रहा हूँ, फिर आगे आगे आपको किताबी बात, डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला है सर, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। हाँ, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के एग्जाम में सवाल भी पूछते हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छा वेटेज भी देता है एग्जाम में, इवन सीएस के एग्जाम में भी बहुत अच्छा सवाल करते हैं। बीकॉम लेवल में भी इसका एक काफ़ी इंटरेस्ट है सर इसमें। ठीक है, इवन सीए इंटर में एग्जाम के भी इस जीडीपी से सवाल होता है सर। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि आपको जब भी नेशनल इनकम पूछा जाता है, आपके मन में क्या होना चाहिए कि भाई किसी भी एक कंट्री में, किसी भी एक कंट्री में, किसी पर्टिकुलर ईयर में, किसी एक कंट्री में किसी पर्टिकुलर ईयर में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जब उसको मनी वैल्यू में ट्रांसफर करे तो वो उस कंट्री का जीडीपी कहलाता है सर। इन सिंपल तो यही है, इन सिंपल तो यही है जीडीपी। लेकिन सर अगर यही सिंपल तरीके से है, ठीक है, मतलब अगर मैं इसको डेफिनेशन वाइज अगर आपको बोला जाए तो जीडीपी क्या है, तो आप सिंपल ऐसे बोलोगे कि ऐसा वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, या GDP is the money value of all final goods and services produced in the domestic territory of the country during an accounting year. Simple, ठीक है, जो भी goods and service किसी भी टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होगा इन किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम लोग क्या बोल देंगे सर? जीडीपी बोल देंगे। ठीक है, लेकिन ये तो सिंपल बात हो गया। तो फिर इसका थोड़ा गहरा बात क्या है सर? सर गहराई में जाने के लिए हमें आपके साथ बात करना होगा नेशनल इनकम के ऊपर पहले। ठीक है, इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं करंट सिचुएशंस में भारत का जो नेशनल इनकम का सिनेरियो है वो आपसे एक बार ज़रूर बात करूं। और स्टेट वाइज जीडीपी का भी बात कर लेने से क्या अच्छा रहेगा? हाँ अच्छा रहेगा। ऐसे मैं पहले भी आपसे बात किया स्टेट वाइज जीडीपी, याद है सर? इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे अच्छा जीडीपी प्रोडक्शन होता है, मतलब सबसे अच्छा जीडीपी है किस, कौन से स्टेट का? ठीक है, याद है किसी को?
कि which states in India is highest in GDP? किसको पता है? याद है कि नहीं? ये मैं बिजनेस एनवायरनमेंट का एकदम शुरू के क्लासेस में बताता रहता हूँ। याद है किसी को? स्टेट वाइज जीडीपी इन इंडिया। आई थिंक लास्ट वीक नहीं, उससे पहले वाले वीक में जरूर मैं बताया था। ठीक है, आज फिर से बता देंगे क्या है। नेशनल इनकम चर्चा करेंगे तो आपसे तो बात कर ही लेना चाहिए, है ना, कि कौन सा स्टेट ऐसे इंडिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी करता है, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन में सबसे बेस्ट कौन है। ऐसे तो सर दो स्टेट का नाम हमेशा पहले आता है, एक है महाराष्ट्र, दूसरा है तमिलनाडु। मतलब वहाँ पर ना, मतलब प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है सर। मतलब बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से लेके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सभी चीज़ें ओवरऑल लेवल में महाराष्ट्र तमिलनाडु में बहुत अच्छा होता है। सर वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द बेस्ट टॉप 10 में आते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश भी अच्छा खासा है, बड़ा भी है, और उसके पास भी बहुत सारा मतलब जीडीपी के लिए है। ठीक है, तो मैं चलो आपके साथ एक एक करके स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये नेशनल इनकम को कैसे पढ़ा जा सकता है और क्या सीख सकते हैं हम ये नेशनल इनकम से। जस्ट टेल मी सर, क्या स्क्रीन शेयर है कि नहीं, ये मुझे बता दो एक बार। यस सर। ओके, थैंक यू सर। बस और क्या, अभी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ना तो है, ज़िंदगी का काम ही क्या है सर, आगे बढ़ते चलो। तो आज ना देश के बारे में बहुत सारा चीज़ आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है, फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो नेशनल इनकम इन इंडिया, नेशनल इनकम इन इंडिया में बात करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार भारत का, ऐसे एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख के ही आगे बढ़ते हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको नेशनल इनकम क्या है, और फिर आपको आज के डेट में भारत का क्या सिचुएशन है वो भी बताते हैं, वो भी स्टेट वाइज बताएंगे। हाँ सर, मज़ा आ जाएगा सर, भारत का सिचुएशन, स्टेट का सिचुएशन, और उसके साथ एकदम किताबी बातें, जैसे कि नेशनल इनकम क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या मैटर जानना पड़ता है, क्या फॉर्मूला है इसके अंदर, जो लोग नेशनल इनकम को काउंट करते हैं वो कैसे काउंट करते हैं, एवरीथिंग। ओके, तो जस्ट लुक सर, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। सर नेशनल इनकम क्या है? इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है किसी कंट्री में, उसको उस कंट्री का नेशनल इनकम कहा जाता है। नेशनल इनकम का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है, जिसमें एक फेमस कॉन्सेप्ट इज जीडीपी। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म है सर ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या सर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे एक बहुत ही फेमस एक बात है सर कि जब भी हम लोग कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओहो सॉरी सर, जस्ट ए सेकेंड सर, पेन गिर गया, एक सेकेंड। ओके सर। एक सेकेंड। देखो, जो मैं आपको बोल रहा था कि क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो जब भी हम लोग कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट में कोई भी आए, ठीक है, किसी भी का सरकार चले, किसी भी पार्टी का, तो वो लोग हमेशा एक चीज़ पे बात करते हैं, और ओपोनेंट भी उसी पॉइंट पे बात करते हैं कि भाई कंट्री का जीडीपी का क्या हालत है,
है ना? क्योंकि जीडीपी से पता चलता है सर कि देश आगे बढ़ रहा है कि देश पीछे जा रहा है। सर आपको बात समझ में आ रहा है ना बात? जीडीपी से ही समझ में आता है सर, और कोई उपाय नहीं है क्या समझने के लिए? नहीं सर, एज सच तो उपाय तो बहुत सारा हो सकता है, बट इन सिंपल तरीके से देखा जाए तो जीडीपी एक बहुत बड़ा उपाय है, ठीक है? मतलब आप कंट्री के जीडीपी को देख के ना, आप उस कंट्री का इनकम, उस कंट्री का स्टेट वाइज इनकम, सारे चीज़ों के ना आप मतलब एक क्या बताऊं सर, एक आइडिया लगा सकते हो, ठीक है? मतलब उसमें हाँ हो सकता है कि एग्जैक्ट पिक्चर ना दिखाई दे, एग्जैक्ट पिक्चर दिखने में शायद दिक्कत हो सकता है, बट सीरियसली सर ये आपको बहुत हेल्प करता है। मतलब जीडीपी से आपको हेल्प मिलता है। जीडीपी को आप ऐसे बोल सकते हो, मिरर ऑफ द इकोनॉमी। क्या बोल सकते हैं सर? मिरर ऑफ आवर इकोनॉमी। ओके, जीडीपी इज द मिरर ऑफ आवर इकोनॉमी। तो जैसे आपको मैं एक दिखाता हूँ, ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है? इसमें भारत का पूरा पूरा भारत देश का जो अलग अलग स्टेट है, उसका स्टेट वाइज इनकम का एक डेटा दिया है, ठीक है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? आप लोगों को दिखाई दे रहा है भारत का मैप? यस सर। ओके, आप देख सकते हो सर यहाँ पर कि भारत का जो करंट सिनारियो है, इस सिनारियो में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारे देश में, ठीक है? सर यहाँ पर एक रेड एरिया दिख रहा है आपको, ये रेड एरिया सर बिहार है। सर बिहार लाल क्यों? सर बिहार लाल इसलिए है बिकॉज बिहार में प्रगति जो है ना, मतलब डेवलपमेंट जो है, वो उस हिसाब से नहीं हुआ है, ठीक है? इसलिए बिहार ऐसे लाल होके रखा है। मतलब ये पार कैपिटा इनकम है सर, पर हेड इनकम के बारे में बात हो रहा है। काफी दिक्कतें हैं बिहार में, ठीक है, जो भारत के लिए बहुत ही खराब बात है सर। ऑपोजिट साइड में अगर आप सिक्किम को देखते हो, बहुत अच्छा हालत में है, मतलब काफी डीप है। यहाँ पर ये 2017-18 का डेटा है, उसमें आप देख सकते हो कि अबव 2 लाख इनकम करते हैं एवरेज सिक्किम के लोग। मतलब गॉड, मतलब एवरेज में वहाँ का हर लोगों का एनुअल इनकम 2 लाख से ऊपर है, ठीक है? और जैसे नॉट जस्ट सिक्किम, एक सिक्किम है, यहाँ पर गोवा है, ठीक है? यहाँ पर कुछ कुछ एरिया हैं, जैसे कि यहाँ पर पुडुचेरी टाइप का कोई है, ठीक है, पौंडीचेरी वगैरह, ठीक है? और यहाँ पर सबसे बड़ा जो है दैट इज दिल्ली हरियाणा या दिल्ली एनसीआर रीजन, ठीक है? दिल्ली एनसीआर रीजन जो होता है, मतलब दिल्ली एंड उसके आसपास का जो रीजन है, ये भी काफ़ी हाई इनकम एरिया में बिलोंग करते हैं सर, ठीक है? डीप, एकदम डीप ग्रीन, जिसका इनकम एरिया ऑलमोस्ट 2 लाख से ज़्यादा एनुअल इनकम एवरेज में, ठीक है? आपको बाकी एरिया देखो अगर आप, जो थोड़ा सा मतलब डीप ग्रीन से थोड़ा सा और हल्का है, मतलब हो गया, जिसका इनकम 1 लाख से 2 लाख के अंदर है। सर 1 लाख से 2 लाख के अंदर का अगर पर हेड इनकम, सर ये सब पर हेड इनकम का एवरेज डेटा है, ऐसे डेटा थोड़ा सा पुराना है, बहुत पुराना नहीं है, ठीक है? जिसमें आप देख सकते हो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्रा है, तेलंगाना है, ठीक है? तेलंगाना है, आंध्रा है, ठीक है? इधर आप अरुणाचल है, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, ये लोग भी हैं, त्रिपुरा भी है, ठीक है? तो ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन एरिया जो थोड़ा सा लाइट ग्रीन बोलेंगे, ठीक है, एकदम डीप ग्रीन नहीं, हल्का लाइट ग्रीन, ठीक है, जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में इनकम प्रोवाइड करते हैं पर हेड। उसके बाद आता है सर, मतलब ग्रीन है बट बहुत ही हल्का हो गया ग्रीन, जिसमें आपका बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, राजस्थान आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, ठीक है, लद्दाख आ गया, ठीक है, फिर आपका बस यही यही जोन है, मेघालय आ गया, ठीक है? ये सब आ गया आपका मिडिल इनकम ग्रुप में, ठीक है? और जो खराब हालत है इनकम में, दैट इज पर हेड सर, ये जो भी बातें मैं कर रहा हूँ, ये पर हेड इनकम, बिकॉज पर हेड क्या क्यों जरूरी होता है? बिकॉज अगर आपको जीडीपी का पता चल जाए ना, जीडीपी को नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। अब बात को समझो सर, इसको कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल तरीका है। जो जीडीपी होगा उसको नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। स्टेट वाइज जीडीपी को भी सेम सेम तरीके से, जो स्टेट का जीडीपी है उसको उस स्टेट के पॉपुलेशन वाइज डिवाइड कर दो। सर बिहार का प्रॉब्लम क्या हो गया, यूपी का प्रॉब्लम क्या हो गया जानते हो? सर बहुत ही हाई पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज्यादा। बंगाल का भी सेम प्रॉब्लम है, बंगाल जीडीपी वाइज रैंकिंग में अच्छा आता है, यूपी भी अच्छा आता है। तो सर पारेड इनकम में प्रॉब्लम क्यों? सर पारेड इनकम में प्रॉब्लम इसलिए है
क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन का बाढ़ आ गया है। मतलब सर क्या बताऊं सर, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चाहे आप यूपी को देख लो, बिहार को देख लो, बंगाल का भी देख लो। बंगाल इकोनॉमी में काफ़ी डेवलप है, बट इतना डेवलप होने के बावजूद भी ये नेशनल लेवल में कंपटीशन में नहीं आ पा रहा है। क्यों? बिकॉज इसका भी पॉपुलेशन का बाढ़ हो गया है। पॉपुलेशन बाढ़ समझते हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको, भारत का कितना जनसंख्या है, एनी आइडिया सर? भारत का करंट जनसंख्या कितना है? हेलो, बोलो सर। 138 करोड़ है ना सर? यस 138 करोड़ के आसपास का भारत का जनसंख्या है। इस जनसंख्या में आपको मैं बताऊं कि यूपी का जनसंख्या कितना है, जानते हो सर? सर अप्रोक्स 22 करोड़, उससे भी ज्यादा हो सकता है, बट 22 करोड़ ऑफिशियली। बिहार का जनसंख्या आइडिया सर? सर 11 करोड़ से 12 करोड़ के बीच में। बंगाल का जनसंख्या है 10 करोड़। सर 138 करोड़ में ये 3 स्टेट कितना ले लिया बोलो? 22, 10, 32 और 11 कितना हो गया? कितना हो गया? फोर्टी थ्री। हाँ 43 सर, हाँ 43 करोड़ पॉपुलेशन। 138 करोड़ में 43 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ इसी एरिया में रहते हैं, इतने बड़े भारत में। आपको बात समझ में आ रहा है सर? हाँ 138 करोड़ में 43 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ इसी एरिया में रहते हैं, और वो भी गंगा मैया का देन है ना। यहाँ पर यूपी में भी गंगा मैया ऐसे तो यहाँ से आते हैं, ठीक है, इस एरिया से बिलोंग करते हैं गंगा मैया। ऐसे बिलोंग करते हुए इधर से यूपी होके, बिहार होके, बंगाल में जाके खाड़ी में घुसते हैं। हाँ जानते हो ना, पटना, बनारस, इलाहाबाद, हाँ सब घूम घाम के मुर्शिदाबाद होके कलकत्ता में पहुंचते हैं, फिर जाके गंगा सागर में, बे ऑफ बंगाल में समा जाते हैं, और ये गंगा मैया के चारों तरफ इतना सारा लोग बस जाते हैं। ठीक है, लोग बस जाए उसमें प्रॉब्लम नहीं है, नदी और भी जगह में है हमारे देश में, ठीक है। गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, हाँ ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियां हैं हमारे देश में। लेकिन प्रॉब्लम है कि सर इस एरिया में ना थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है सर, पॉवर्टी का प्रॉब्लम, ब्रिटिश पीरियड में कुछ हिस्टोरिकल प्रॉब्लम भी है। ब्रिटिश इस सब एरिया को ना काफ़ी गलत काम पे यूज़ करता था। जैसे बिहार यूपी एरिया को ब्रिटिश तो पूरा अफीम के काम पे लगाता था सर, बहुत खराब हालत में यूज़ करता था सर ब्रिटिश पीरियड में। मतलब ये सब एरिया के साथ, अवध, बिहार, ये सब एरिया के साथ बहुत खराब किया गया, ठीक है। बंगाल को कैपिटल बनाया रखा था, ठीक है, बंगाल कैपिटल था, और बंगाल को कैपिटल बना के पूरा भारत में राज करता था, ठीक है। अभी देखो सर, ब्रिटिश पीरियड में जाके फायदा नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन है हमें उसको धीरे धीरे ठीक करना है। ये सब डेटा आपको ये सिखाता है सर, ठीक है। ये सब डेटा से हमें ये सीखना पड़ेगा कि भाई हम इस तरह से ये जो पूर्वी भारत का जो ये एरिया है, ठीक है, इसको ठीक कैसे करेंगे। झारखंड का भी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम ही है। झारखंड इतना दिन बिहारी हुआ करता था सर, ठीक है। 2000 के आसपास के टाइम पे झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, बिकॉज स्टेट बहुत बड़ा हो जा रहा था, ठीक है, और इतने बड़े स्टेट को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था किसी एक गवर्नमेंट के लिए, इसलिए बिहार को, झारखंड को, और थोड़ा कल्चरल डिफरेंस भी था, ठीक है, बिकॉज झारखंड थोड़ा सा जंगल एंड पहाड़ी से भरा हुआ है, और बिहार जो है वो बेसिकली गंजेस का एरिया है, तो यहाँ का लोगों का कल्चर थोड़ा अलग था, और सब कुछ मिला जुला के एक अलग डिमांड था, तो झारखंड और बिहार को एडमिनिस्ट्रेशन सुविधा के लिए अलग भी कर दिया गया। लेकिन आप समझ सकते हो, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये है पर हेड इनकम का करंट इंडियन सिनारियो, ठीक है, जो आपको एक आइडिया देता है, जो आपको एक आइडिया देता है कि सर भारत में क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो इंडियन इनकम जो बात मैं कर रहा हूँ आपसे, इसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझना क्या पड़ेगा सर? सर आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो इनकम का सिस्टम है, ठीक है, जो पर हेड इनकम का जो कैलकुलेशन है, जो जीडीपी का कैलकुलेशन है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, ये किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। इनकम इन इंडिया डिस्कसेस द फाइनेंशियल स्टेटस इन इंडिया एज एन ओवरव्यू। इंडिया पर कैपिटल नेशनल नेट नेशनल इनकम, क्या बोलेंगे सर? नेट नेशनल इनकम या एनएनआई was around 135,000 रुपीज, 135,000 रुपया, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1,35,000 के आसपास इंडिया का एवरेज है। पर कैपिटल इनकम इज ए क्रूड इंडिकेटर ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री। जितना पर हेड इनकम बढ़ेगा उतना वो कंट्री डेवलप करेगा, सिंपल बात है सर। पर हेड इनकम जितना बढ़ेगा कंट्री उतना डेवलप करेगा। दुनिया भर में जो भी कंट्री देख लो, जिस कंट्री का पर हेड इनकम जितना बढ़िया है, ठीक है,
जिसका ग्रॉस नेशनल इनकम जितना बढ़िया है वो उतना अच्छा है। लेकिन हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बढ़िया है सर, ठीक है, काफ़ी बढ़िया है हमारे देश का ग्रॉस नेशनल इनकम, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन के चक्कर में हम लोग रिच नहीं बन पाते, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए हमें ग्रॉस नेशनल इनकम समझना पड़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं आपको आज समझाऊंगा, ठीक है। वही मेरा आज का क्लास का मेन टारगेट है सर, कि आपको मैं ये सब चीज़ें एक एक करके धीरे धीरे बताऊंगा कि किस तरह से ये, जैसे यहाँ पर देखो आप डेटा देखो आप, ये फाइनेंशियल डेटा है जो हमारे देश का जीडीपी का ग्रोथ को समझाते हैं, ठीक है, कि किस तरह से करेंट प्राइस में और पुराने प्राइस में, ठीक है, दो प्राइस में जीडीपी कैलकुलेट होते हैं, एक करेंट प्राइस के हिसाब से और एक थोड़ा सा ओल्ड प्राइस के हिसाब से। मतलब आपको बात समझाता हूँ, जीडीपी कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है, ठीक है, जीडीपी कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है। ये देखो सर, यहाँ पर देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं मैंने आपको बताया, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड करेंट प्राइस, ठीक है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करेंट प्राइस। सर जीडीपी एंड करेंट प्राइस का मतलब होता है जो अभी के मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब उसको बोलते हैं बेस प्राइस। क्या बोलते हैं सर उसको? बेस प्राइस, ठीक है। तो जीडीपी जो बेस प्राइस में कैलकुलेट होता है ना, या कांस्टेंट प्राइस में कैलकुलेट होते हैं, उसको रियल इनकम बोलते हैं, और जो करंट प्राइस में कैलकुलेट होते हैं उसको मॉनेटरी इनकम बोलते हैं। सर मतलब नहीं समझे? सर मतलब बहुत सिंपल है, मानो किसी प्रोडक्ट का प्राइस है आज के रेट में P0, ठीक है, प्राइस P0 है, लेकिन ये जो प्राइस है ये आज के हिसाब से नहीं होगा, ये थोड़ा पुराना रेट लिया जाएगा। जैसे मानो ये 2020-21 है, 21-22 है, लेकिन आप 21-22 का डेटा को यूज नहीं कर सकते। क्यों सर? सर हो सकता है कि अभी थोड़ा मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है, या फिर ये करंट सिनेरियो है, तो फिर क्या लेंगे सर, ये P0 जो है ना, ये 11-12 का डेटा ले लेते हैं, 11-12। सर 11-12 क्यों? सर 11-12 11-12 के टाइम का जो मतलब प्राइस लेवल है उसको गवर्नमेंट मानते हैं कि लास्ट 10 साल में से 11-12 के टाइम पे सबसे एवरेज में सबसे अच्छा था। तो एक तरह का एवरेज प्राइस से देश का इकोनॉमी डेवलप देखा जाता है। तो दोनों देखा जाता है, एक देखा जाता है बेस प्राइस के थ्रू से जिसमें थोड़ा ओल्ड प्राइस यूज करेंगे, तो P0 इंटू Q1 मतलब थोड़ा पुराने प्राइस के साथ, P0 मीन्स कॉन्स्टेंट प्राइस और बेस प्राइस, तो बेस प्राइस क्या हो जाएगा 11-12। और होता है एक मॉनेटरी इनकम, मॉनेटरी इनकम में क्या करेंगे P1 इंटू Q1 मतलब आज का प्राइस आज का क्वांटिटी, लेकिन ये बेस प्राइस में क्या करेंगे, रियल इनकम में क्या करेंगे, पुराना प्राइस लेकिन क्वांटिटी आज का, ठीक है। इससे सुविधा क्या होता है, हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि 11-12 से 21-22 में कितना डिफरेंस आया है, 11-12 से 21-22 में कितना डिफरेंस आया है, इसका फर्क भी हमें समझ में आ जाता है। तो जीडीपी कैलकुलेट करने का दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले से ही बोला जीडीपी क्या होता है सर, किसी एक कंट्री में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, इसको जब मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं उस कंट्री का, उस स्टेट का जीडीपी, है ना सर। तो बड़ा सिंपल है। तो जीडीपी कैलकुलेट करने का दो कॉन्सेप्ट हो गया, एक हो गया रियल इनकम, एक हो गया मॉनेटरी इनकम। जीडीपी ऑफ रियल इनकम कैलकुलेट होता है सर कांस्टेंट प्राइस के बेसिस में, और कांस्टेंट प्राइस नॉर्मली अभी चल रहा है 11-12 के हिसाब से, और जो करंट है उसको अभी चलेंगे हम लोग 2021-22 या 2020-21 जो भी करंट डेटा है उसके हिसाब से, ठीक है, जो डेटा ऑलरेडी मतलब सर्वे करना हो गया, ठीक है। तो जीडीपी एट रियल इनकम, जीडीपी एट मॉनेटरी इनकम, उसी का डेटा मैं आपको यहाँ पर विकीपीडिया से दिखा रहा था, ठीक है, उसी का डेटा मैं आपको विकीपीडिया से दिखा रहा था। ये देखो सर, यहाँ पर आपको जीडीपी एट करेंट प्राइस भी दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या 11-12 के हिसाब से भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको जीडीपी पर कैपिटा, जीएनआई पर कैपिटा एंड एनएनआई पर कैपिटा। सर जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनआई क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम, एंड एनएनआई क्या है, नेट नेशनल इनकम। सर ये सब क्या है सर, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जीडीपी से जीएनआई और एनएनआई में कितना फर्क है, ठीक है। मतलब सभी चीजें नेशनल इनकम को ही दोहराता है, एवरीथिंग इज ए नेशनल इनकम, बट थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं। जीडीपी, जीएनआई, एनएनआई में क्या फर्क होता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो आपको ये सब डेटा एनालिसिस करने में काफी हेल्प करता है, देश के इकोनॉमी को समझने में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दे देगा सर, ठीक है। आप बहुत अच्छे से देश के इकोनॉमी को कहीं भी किसी भी जगह में आपको डेटा दिख जाए, आप आराम से उसका डिफरेंस सीख जाओगे। आप किसी भी एरिया में आपको पूछ लिया जाए, एकदम सर एकदम टॉप टॉप क्लास कोई भी मतलब आपके सामने रहे ना, आप उसके साथ आसानी से बात कर सकते हो, एग्जाम में भी सवाल कर ले उससे भी जवाब दे सकते हो। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर रियल डेटा देखो आप, 11-12 के टाइम पे जीडीपी पर कैपिटा करेंट प्राइस लेवल में 71,610 था, ठीक है।
वहां से 2020-21 के टाइम पे जीडीपी पर कैपिटा 1,45,679 हुआ है सर, ठीक है। 2019-20 में थोड़ा ज्यादा था, 1,51 हो गया था, कोरोना के चक्कर में थोड़ा दिक्कत हो गया होगा, ठीक है सर। सिमिलरली आप देख सकते हो 2011-12 में एनएनआई जो है वो 63,462 था, लेकिन वहां से हम लोग का पर कैपिटा इनकम 1,28,000 में आके रुका है नेट नेशनल इनकम के बेसिस पे, ठीक है। इस तरह से अगर आप 11-12 के प्राइस में भी देखो, अगर पुराने प्राइस में भी देखा जाए तो ये 71,610 था, ठीक है। क्योंकि देखो सर, ये 2011-12 का जो प्राइस है ये 71,610 और ये 71,610 तो एक ही होना चाहिए, बिकॉज ये 11-12 का जो हिसाब है वो 11-12 के हिसाब से यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम लोग बस इसको बेस मानते हैं। क्या मानते हैं सर? अभी आज के डेट में इसको बेस माना जा रहा है। सिमिलरली जब 11-12 का हिसाब चलता था ना, उस दौरान बेस माना जाता था 2000-2001 को। नॉर्मली एक 9-10 ईयर्स का जो गैप होता है ना, उसको बेस बना के मतलब चलने का एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिकल लेवल में होता है सर, इकोनॉमिस्ट इसको प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखो तो 71 से 99,694 इस लेवल में डेवलपमेंट हुआ है। 71,000 से 99,000 का इनकम पे ग्रोथ मतलब बेसिकली डेवलपमेंट हुआ है। सिमिलरली अगर एनएनआई लेवल में देखो तो 63,000 से 86,000 हुआ है। बेस प्राइस जब 11-12 मान रहे हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, चाहे वो पोटैटो ले लो, कंप्यूटर ले लो, मोबाइल ले लो, जो मर्जी वो उठा लो सर, ठीक है। सभी सभी तो प्रोडक्ट है, आलू भी प्रोडक्ट है, मोबाइल भी प्रोडक्ट है, कंप्यूटर भी प्रोडक्ट है, मशीनरी भी प्रोडक्ट है, मतलब चाहे एग्रीकल्चरल गुड्स हो, सर्विस हो, मतलब या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, जो भी लेना है ले लो, ठीक है। तो एक बार उस टाइम पे 11-12 का प्राइस यूज करने का मतलब है कि 11-12 टाइम पे प्राइस जो था उसके हिसाब से, तो 11-12 के प्राइस के साथ आज का क्वांटिटी, ठीक है। 11-12 के प्राइस के साथ आज का क्वांटिटी, तो उसको बोलते हैं जीडीपी एट रियल इनकम, जीडीपी एट रियल इनकम। और जब करंट प्राइस यूज करेंगे मतलब आज का क्वांटिटी आज का प्राइस, आज का क्वांटिटी आज का प्राइस, ठीक है, उसको बोलेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है सर? प्लीज टेल मी सर। Yes, sir. समन्विता बुझते पेरेছিস? हेलो। Yes, sir. ओके। तो इसी तरह से हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। जीडीपी को समझना है, रियल लाइफ सिचुएशंस को देखना है, एकदम सब करंट डेटा यूज कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, ताकि आपको एकदम रियल लाइफ के साथ समझने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसा ना लगे कि कोई किताबी बात चल रहा है। कोई किताबी बात से फर्क नहीं पड़ता हमें, बिकॉज किताब तभी काम आता है जब उसका रियल में कुछ जरूरत होता है ना। सिर्फ किताबी बात जान के क्या करोगे सर, है ना। तो देखो सर, इकोनॉमी ऑफ इंडिया में जीडीपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना सर। ये देखो, The economy of India is a middle income developing mixed economy. The middle income developing mixed economy एक मिक्स्ड इकोनॉमी है सर। मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों? ये बात तो मैं आपको इकोनॉमिक्स क्लास में भी बोलता हूँ सर। मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए क्योंकि हमारे देश में कैपिटलिज्म का भी फॉलो होता है। ऐसे बेसिकली दो तरह का सिस्टम होता है, दो तरह का इज्म है। एक तरह का होता है कैपिटलिज्म और एक होता है सर सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म सर, कैपिटलिज्म इकोनॉमी एंड सोशलिज्म इकोनॉमी, या फिर ऐसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। सर सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट हर चीज पे कंट्रोल रखते हैं और गवर्नमेंट को जो ठीक लगता है वो वही करता है। और कैपिटलिस्ट में डेमोक्रेसी हो जाता है, मतलब आम आदमी जिसके पास जितना पैसा हो अपने मर्जी से बिजनेस चला सकते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ठीक है। तो बेसिकली कैपिटलिज्म में फ्रीडम है, सोशलिज्म में फ्रीडम नहीं है, ठीक है। लेकिन कैपिटलिज्म में एक प्रॉब्लम क्या है, कैपिटलिज्म में एक प्रॉब्लम क्या है, कैपिटलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो मार्केट को अपनी तरह से खींच लेगा और जो गरीब है वो गरीब ही रहने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन सोशलिज्म में क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, तो गवर्नमेंट सबको लेके उठने का काम सोचता है कि भाई सभी के लिए डेवलपमेंट हो, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट हो, अगर कोई टेक्नोलॉजी हो, तो दिस इज फॉर एवरीवन, फॉर एवरीबडी, फॉर एवरीवन, ठीक है। तो सोशलिज्म इस तरह से सोचते हैं। लेकिन सोशलिज्म का भी एक प्रॉब्लम है, जब हर बात गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि देश से इनोवेशन खत्म हो जाता है। इनोवेशन खत्म हो जाता है, इनोवेशन खत्म हो जाते हैं मतलब क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल है ना, कोई सोचने का पसंद नहीं करता। गवर्नमेंट उसको बोल देता है भाई आपको इतना सैलरी मिलेगा, काम करो। अब देखो भाई, अगर किसी को सैलरी देके आप सोचते हो कि वो इनोवेट करेगा, मुश्किल है, कोई नया चीज आना मुश्किल हो जाएगा उस कंट्री में, ठीक है। लेकिन जब कैपिटलिस्टिक सिस्टम पे चलता है ना, वो इनोवेटिव मोड पे चलता है, वो इनोवेशन पे चलता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं करूंगा मेरा होगा। मोटिवेशन ज्यादा मिलता है कैपिटलिज्म में, छूट मिलता है, फ्रीडम मिलता
है ना सर। जैसे आप सोचो ना, अगर आपको फ्रीडम दिया जाए, आप हो सकता है बिगड़ जाओगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर आपको खुला छोड़ दिया जाए तो आप अपने मर्जी का वो चीज़ करना पसंद करोगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, और शायद आप शाइन भी कर जाओ, शायद आप सक्सेस भी हो जाओ। लेकिन ये भी हो सकता है कि ज़्यादा छूट देने के कारण आप बिगड़ गए। हाँ सर, बात सही है कि नहीं? यस। अरे वो है ना, तो एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है सर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का। ठीक है, अब देखो सर, कंट्री को दोनों एज पर सिचुएशन यूज करना चाहिए। तो भारत क्या करते हैं, भारत दोनों यूज करते हैं। किसी किसी सिचुएशंस में कैपिटलिज्म भी यूज करते हैं और किसी सिचुएशंस में सोशलिज्म भी यूज करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा बहुत सारा जगह ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, और कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पर प्राइवेट बिजनेस का बोलबाला है। ठीक है, और गवर्नमेंट खुद भी चाहते हैं कि भाई प्राइवेट बिजनेस आ जाए और कंट्री को अपने इनोवेशन के साथ आगे लेके चले। तभी तो देख रहे हैं डे बाई डे न्यू न्यू बिजनेस आ रहा है, स्टार्टअप आ रहा है, रिलायंस अदानी जैसा बिजनेस, टाटा बिरला जैसा बिजनेस इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये बिकॉज ऑफ कैपिटलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कैपिटलिज्म के साथ साथ गवर्नमेंट कंट्रोलिंग दोनों होने से देश के लिए एक अच्छा बात चल रहा है सर। तो ये फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण बन रहा है दुनिया के लिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, और भारत ये प्रूव करके दुनिया को दिखा रहा है कि यस, मिक्स्ड इकोनॉमी यूज करके हम दुनिया में काफी बेहतर एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर इंडिया वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल जीडी के तहत, नॉमिनल जीडीपी के तहत। और आपको मैंने अभी बोला ना ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। हाँ सर, ये देखो, ये जो जीडीपी एट करेंट प्राइस और जीडीपी एट मॉनेटरी मतलब बेस प्राइस जो हो गया ना, इसी के अंदर छुपा हुआ होता है सर नॉमिनल और रियल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉमिनल और रियल का कॉन्सेप्ट मतलब रियल हो गया ये और नॉमिनल हो गया मॉनेटरी वाला। ठीक है, रियल हो गया ये और नॉमिनल हो गया मॉनेटरी वाला। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे ये थोड़ा पुराना नोट्स है, जब हम लोग ये वाला नोट्स लिखे थे तो ये वाला नोट्स में 2004-5 का बेस प्राइस यूज किया गया था, लेकिन आज के डेट में 4-5 का बेस प्राइस यूज नहीं होगा सर। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, ये थोड़ा पुराना नोट्स है, तो इस नोट्स के हिसाब से ये 4-5 का बेस प्राइस यूज किया था, लेकिन आज क्या 4-5 यूज होगा? नहीं सर, आज 11-12 यूज होगा। तो थोड़ा सा नोट्स मेरा पुराना है, बट नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पुराना नहीं हुआ। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट सेम रहा है। तो ये आपको ये भी समझ में आ गया कि सर किस तरह से चेंजेस होता है और उस चेंजेस को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, है ना सर। तो बस ऐसा ही बातें हैं सर। ओके, तो इंडिया को देख सकते हो आप कि इंडिया वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाय नॉमिनल जीडीपी एंड 3rd लार्जेस्ट बाय परचेसिंग पावर पैरिटी। सर ये नॉमिनल और परचेसिंग पावर पैरिटी में क्या डिफरेंस है, ये मुझे आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। ठीक है सर, इन सिंपल परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि कंट्री का परचेस करने का ताकत कितना है, कंट्री का परचेस करने का ताकत कितना है। मतलब हम लोग किसी भी इंसान का ग्रोथ कैसे समझते हैं सर, आप बोलो सर। आपके घर में आपका घर का फाइनेंशियल कंडीशन डेवलप हो रहा है, या आपके घर के बगल में कोई अच्छा मतलब कोई फैमिली है उसका फाइनेंशियल कंडीशन डेवलप हो रहा है, ये कैसे समझ में आता है? उसके खरीदारी से। हाँ, मतलब देखो सिंपल बात है कि उसने एक बाइक खरीद लिया, किसी ने एक 4 व्हीलर परचेस कर लिया, या फिर बड़ा घर बना लिया, या फिर बड़े धूमधाम से शादी करवा रहा है, या फिर रोज रोज नया नया फोन खरीदते हैं। हाँ, इससे क्या समझ में आता है कि भाई इसके पास क्या सर, इसके पास क्या है? ऐसा है। पैसा है। ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है, मतलब इसमें आपको क्या देखा जाता है कि भाई आपके अंदर परचेस करने का, कंट्री के अंदर परचेस करने का कितना दम है। ठीक है, तो इसके थ्रू से भी नेशनल इनकम को समझा जाता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, पीपीपी मॉडल बोलते हैं इसको। परचेसिंग पावर पैरिटी is the measurement of price in different countries that uses the price of specific goods to compare the absolute purchasing power of the countries। मतलब कंट्री का परचेसिंग पावर कितना है। In many cases, PPP produces an inflation rate equal to the price of the basket of goods of the location divided by the price of basket of goods at different location. The PPP inflation and exchange rate may differ from a market exchange rate because of poverty, tariffs and other transaction cost. मैं आपको ये चीज बाद में समझाऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पीपीपी का डिटेल्स में मैं बाद में बात करूंगा, बिकॉज अभी ना स्टार्टिंग में ही अगर मैं पीपीपी डिटेल्स में पहुंच जाऊँ आप लोग मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अभी साइड में रख रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक नोट्स भी रेडी करके रखा सर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये देखो, ये पूरा एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर मैंने देखा पीपीपी स्टैंड्स फॉर परचेसिंग पावर पैरिटी व्हिच मींस इट एडजस्ट फॉर कॉस्ट विद इन द कंट्री। ये कॉस्ट को एडजस्ट करता है। ठीक है, पीपीपी के थ्रू से। ठीक है, और एक होता है नॉमिनल कॉन्सेप्ट, एक होता है नॉमिनल कॉन्सेप्ट और एक होता है पीपीपी कॉन्सेप्ट। ये देखो आपको
जब भी आप चेक करोगे विकिपीडिया पे भी सर्च करोगे ना, तो आपको दो तरह का कॉन्सेप्ट दिख जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, रुको, लो बैठिए, आप गूगल करो या फिर जहां पे देखो, आपको जीडीपी का दो कॉन्सेप्ट दिखता है। लो क्या, इंडियन जीडीपी 3.25 ट्रिलियन का जीडीपी चल रहा है, 2022 का एस्टिमेटेड है, और ये पीपीपी वाइज 11.35 ट्रिलियन का है। पीपीपी वाइज 11.35 ट्रिलियन का है और नॉमिनल वाइज ये 3.25 ट्रिलियन का है। ठीक है सर, कौन सा अच्छा है? सर पीपीपी का मतलब होता है कि उसका कॉस्ट को यहाँ से लेस नहीं किया गया। ठीक है, तो कॉस्ट को लेस, अगर कॉस्ट को इंक्लूड करके पकड़ते हैं तो 11.35 हो गया, और कॉस्ट को छोड़ के करेंगे तो 3.25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिया का करंट सिचुएशन है। तो अगर परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब अभी ये खर्च इनकम है, अभी खर्चा को लेस करना है। ठीक है, खर्चा लेस करके जो होगा उसके बाद बचेगा जो, वो बेसिकली नॉमिनल में चला जाएगा। इट्स लाइक दैट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा, चलो अब बात उठा है तो भी समझा ही देता हूँ। ये जीडीपी दो तरह का क्यों बोला जाता है, और इसमें ये नॉमिनल और पीपीपी के अंदर क्या फर्क है। हाँ चलो सर, चलो ऐसे अगर आपको जीडीपी रैंक दिखाओ, इंडिया जीडीपी रैंक में अगर देखो आप, नॉमिनल जीडीपी में इंडिया वर्ल्ड में 6 पोजीशन पे है, और पीपीपी मॉडल में इंडिया वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, मतलब बढ़िया बात है ना सर, पीपीपी मॉडल में 3rd है तो क्या हम थर्ड करेंगे क्या? नहीं, नॉमिनल वाला जीडीपी जो है ना, ये सबसे ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, तो इसको ना आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, ये पीपीपी को, मतलब जीडीपी को दो तरह का से क्यों बोला जाता है, एक पीपीपी मॉडल और एक नॉमिनल मॉडल। ठीक है, तो ये पीपीपी मॉडल और नॉमिनल मॉडल में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल नोट्स रेडी किया। ठीक है, ताकि आपको मैं इजी वे में थोड़ा समझा पाऊँ। ठीक है, तो पीपीपी स्टैंड्स फॉर क्या है सर? परचेसिंग पावर पैरिटी, विच मीन्स इट एडजस्ट फॉर कॉस्ट विद इन दी कंट्री, मतलब आपका जो खर्चा है उसको एडजस्ट करेगा। दस से इफ टू कंट्री, मानो कि दो कंट्री है ए एंड बी, दो कंट्री है ए एंड बी, हैव द सेम जीडीपी, दोनों कंट्री का सेम जीडीपी है। ठीक है, जैसे हमारे देश में कितना देखा आपने? 3.2 ट्रिलियन का। ठीक है, हमारे देश में कितना देखा आपने? 3.2 ट्रिलियन का जीडीपी है। सेम टू सेम मानो कि चाइना का भी सेम टू सेम है, अगर, लेकिन चाइना का जीडीपी हमसे बेहतर है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अगर दो कंट्री का सेम जीडीपी है, मान लेते हैं कि चाइना का भी 3.2 ट्रिलियन है, ए एंड बी हैव द सेम जीडीपी, इफ थिंग्स आर ट्वाइस एज एक्सपेंसिव इन बी, अगर बी में जो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है वो थोड़ा अगर महंगा हो जाता है, देन कंट्री बीज जीडीपी पीपीपी विल बी हाफ एज मच एज इज। अब बात समझ रहे हो? इफ थिंग्स आर ट्वाइस एज एक्सपेंसिव, मतलब दो गुना ज्यादा महंगा है, कहां पर? बी कंट्री में। ठीक है, मतलब से फॉर एग्जांपल चाइना में, अगर चाइना में चीजें बनाना महंगा हो जाता है या चीज महंगा हो जाता है, तो हम ऐसे बोलेंगे, महंगा मतलब क्या? कॉस्टिंग बढ़ जाता है उनका। ठीक है, उनका कॉस्ट बढ़ जाता है, बना लेते हैं लेकिन कॉस्टिंग ज्यादा है। समझ रहे हो ना, मतलब खर्चा ज्यादा है बनाने के। तो अगर किसी भी कंट्री में खर्चा ज्यादा हो जाता है कोई प्रोडक्ट बिल्डअप करने में, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसका कंट्री का जो जीडीपी है वो बेसिकली ए के जीडीपी से हाफ हो जाएगा, है ना। कंट्री बीज जीडीपी पीपीपी विल बी हाफ एज मच एज एज, मतलब ए का जितना जीडीपी है उससे और आधा हो जाएगा, बिकॉज उसका खर्चा ज्यादा है। तो बोथ कंट्रीज प्रोड्यूस द सेम अमाउंट, दोनों कंट्री मानो सेम अमाउंट प्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया यूएस डॉलर पे। ठीक है, बट ए वुड बी एबल टू प्रोड्यूस ब्रॉडली ट्वाइस एज मच गुड्स एज बी, बिकॉज कॉस्ट आर लोअर देयर, मतलब कहां पर कॉस्ट कम है? ए कंट्री में कॉस्ट लो है, ए कंट्री में कॉस्ट लो है, यहाँ पर कोई भी चीज को बनाने का खर्चा सस्ता है, बी कंट्री में चीजें बनाने का खर्चा महंगा है। तो भले ही वो दोनों सिमिलर चीजें बनाते हैं, लेकिन सेम चीज बनाने में, मतलब सिंपल बात है, 1 kg पोटैटो उगाने में, 1 kg आलू बनाने में, ठीक है, ए कंट्री का अगर 20 रुपीज खर्चा होता है, 1 kg पोटैटो बी कंट्री भी प्रोड्यूस करता है, उसको इस सेम टू सेम आलू बनाने में 30 रुपीज खर्चा हो जाता है या 40 रुपीज खर्चा हो जाता है। तो फिर पैसा किसका बचा सर? बोलो ना, पैसा किसका ज्यादा हुआ? बनाया दोनों ने सेम, 1 kg पोटैटो ए ने भी बनाया, 1 kg पोटैटो बी ने भी बनाया, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में कौन कौन एडवांटेज में रहेगा, ए या बी? ए। ए, है ना। बस यही बात है, यही बात है सर, बस इसी चीज को यहाँ पर समझा जा रहा है। ठीक है, तो बोथ कंट्रीज प्रोड्यूस द सेम अमाउंट इन यूएस डॉलर, बट ए वुड बी एबल टू प्रोड्यूस ब्रॉडली ट्वाइस एज मच गुड एज बी, बिकॉज कॉस्ट आर लोअर देयर। ठीक है, ए कंट्री में क्या है? खर्चा कमती है। सो द यूएस हैज द बिगेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। यस, जीडीपी अगर कंट्री वाइज में आपको दिखाऊं तो जीडीपी कंट्री वाइज यूएस का जीडीपी सबसे ज्यादा है सर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यूएस हैज द हाईएस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, नियरली ट्वाइस दैट ऑफ चाइना, चाइना के जीडीपी से डबल है।
बट चाइना जीडीपी पीपीपी मॉडल में यूएस से ज्यादा है। पीपीपी मॉडल में मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि वो कॉस्ट एडजस्टेड मतलब एडजस्ट नहीं हुआ उसमें, तो पीपीपी इज ए लिटिल मोर देन यूएस। मतलब चाइना का जीडीपी पीपीपी वाइज यूएस से भी ज्यादा है, which is often why you hear people saying China has the biggest economy in the world। ये बात होता है सर, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाइना की इकोनॉमी अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ा इकोनॉमी है। यस, पीपीपी वाइज वो बेहतर है, बट ओवरऑल अगर मैं मतलब सही मायने में इसको समझा जाए तो यूएस आगे है। मैं आपको दिखाता हूँ। What does this mean? Well, if the US and China decide to sell everything they made and trade, जो भी चीजें वो बनाते हैं और वो सेल करते हैं, और इट फॉर से रॉकेट्स या हमबर्गर, ठीक है, रॉकेट भी बेच सकते हैं, बर्गर भी बेच सकता है, इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, दोनों दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, द यूएस वुड बी एबल टू बाई मोर बिकॉज हियर द एब्सोल्यूट डॉलर जीडीपी काउंट्स। मतलब क्योंकि यूएस के पास क्या है सर, ज्यादा पैसा है, खर्चा कमती है, तो वो ज्यादा परचेस कर पाएगा दूसरे कंट्री से। बट इफ बोथ द कंट्रीज डिसाइड टू स्टॉप ट्रेडिंग, लेकिन अगर मानो कि दोनों कंट्री बाइंग सेलिंग करना बंद कर दिया, ट्रेड करना बंद कर दिया, एंड जस्ट मेक रॉकेट्स देमसेल्व्स, देन चाइना वुड बी एबल टू मेक मोर। क्यों? क्योंकि आप दूसरे कंट्री से परचेस नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ अपने कंट्री के अंदर ही परचेस कर रहे हो। आप फॉरेन से कोई चीज बेचना या खरीदना नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप अगर फॉरेन से खरीदोगे तो यूएस ज्यादा खरीद पाएगा, बिकॉज यूएस के पास पैसा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर उसी के कंट्री के अंदर अगर बनाने का बात कर दिया जाए तो चाइना आगे निकल जाएगा, ठीक है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई डिस्पाइट चाइना आर्ग्यूबली हैविंग द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, द यूएस इज स्टिल द टॉप डॉग इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंस। लेकिन पैसा वाइज या दुनिया भर में जो प्रोडक्ट परचेस करने का ताकत है, ठीक है, वो यूएस के पास ज्यादा है। And it also explains why China will remain throughout 21st century for more influential than India, because India's GDP PPP is nearly half of China's। India का जो GDP PPP है वो चाइना के GDP से हाफ है and catching up, but its GDP is only the 1/5 of it, ठीक है। It is all very easy when you understand। बहुत इजी है सर कॉन्सेप्ट। मतलब ये पीपीपी मॉडल में क्या है सर, वो कॉस्ट एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो कॉस्ट एडजस्ट के कारण अगर आप अपने कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बढ़ा सकते हो। लेकिन जब बात आता है कि दूसरे कंट्रीज के साथ इंपोर्ट करना, तब आपको दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे आपको मैं और समझा दूंगा। जैसे जीडीपी एक बार कंट्री वाइज भी देख लेते हैं कि कौन सा कंट्री का जीडीपी दुनिया भर में आगे पीछे है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? हेलो? यस सर। ओके, ये देख सकते हो आप, सबसे ज्यादा जीडीपी जो दिखाई दे रही है ये नॉमिनल जीडीपी है सर, दीज आर नॉमिनल जीडीपी। ये देखो आप यहाँ पर भी देखो, नॉमिनल जीडीपी वाइज दुनिया का सबसे बड़ा जो जीडीपी है या इकोनॉमी है वो यूएस है, 22 ट्रिलियन का है, 22 ट्रिलियन का है, ठीक है। सेकेंड में है चाइना, 16 ट्रिलियन का है। थर्ड में है जापान, 5 ट्रिलियन का है। फोर्थ में है जर्मनी, 4.23 ट्रिलियन का है। फिफ्थ में है यूके, 3.11 ट्रिलियन का है। ये फिफ्थ वाला सिचुएशन अभी इंडिया ले लिया, ठीक है। ये यूके से आगे निकल गया इंडिया। इंडिया अभी 2.95 यहाँ दिख रहा है, बट करेंटली इंडिया यूके से आगे है, ठीक है। इवन फ्रांस उसके बाद आ गया 2.94, उसके बाद आता है इटली, फिर कनाडा, फिर कोरिया। तो सर भारत अच्छा पोजिशन पे है, हाँ सर अच्छा पोजिशन पे है, बट आप एक चीज नहीं समझ रहे हैं। ऐसे दुनिया का सबसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री कौन है सर? दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किस कंट्री में रहते हैं? आइडिया? चाइना में। चाइना में कितना लोग रहते हैं? कितना लोग रहते हैं? अप्रोक्स 150 करोड़, ठीक है, हमसे 10 करोड़ ज्यादा। लेकिन इसका इकोनॉमी क्या है, और हमारे पास कितना लोग रहते हैं? 138 करोड़, ठीक है। बात को समझो, यूएस के पास कितना लोग रहते हैं? 30 करोड़। बात समझा करो, यूएस के पास रहते हैं 30 करोड़ लोग, 33 हार्डली। इसके पास 150, हमारे पास 138। अब इकोनॉमी देखो, पर हेड इनकम में क्या प्रॉब्लम हो जाता है, पर हेड इनकम में क्या प्रॉब्लम हो जाता है। देखो मैं आपको शुरू से बता रहा ना, पार कैपिटा इनकम या पर हेड इनकम, ठीक है। देखो सर इसका 22.94 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। अगर ये 33 करोड़ पॉपुलेशन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो कौन रिच बन गया?
इसका 17 करोड़ का 17 ट्रिलियन का इकोनॉमी है चाइना का। 17 ट्रिलियन को अगर 150 करोड़ में डिवाइड करेगा, हालत देखो। और हमारा देखो 3 ट्रिलियन है। अब 3 ट्रिलियन को आप 138 करोड़ में डिवाइड करोगे तो क्या सिचुएशन रहेगा, समझ रहे हो भाई? कम से कम तो चाइना जैसा बन जाए। ओ सर बोलो, कम से कम तो चाइना जैसा बना लो। वो अपने 150 करोड़ के लिए 17 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना लिया और यूएस को कुछ दिन बाद छोड़ के निकल जाएगा। यस सर, निकलेगा ही निकलेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ 10-20 साल में चाइना यूएस को छोड़ के निकलेगा ही निकलेगा। हाँ एक चीज है कि यूएस का क्या है ना, यूएस ना कैपिटलिस्टिक है, इसका ना इनोवेशन बहुत बढ़िया है, इसका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत बढ़िया है। और चाइना जो है ना ये सोशलिस्ट है, मतलब गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करता है। आजकल ये भी कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इनोवेशन पे ये भी ध्यान दे रहा है। बट यूएस को कम्पीट करने के लिए थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि ये लोग कितना देर रेस करके चाइना कब इसको टपकाएगा, मतलब कब क्रॉस कर पाएगा। बट सिर्फ इट्स रियली टफ फॉर चाइना यूएस को क्रॉस करना, बिकॉज यूएस में इनोवेशन बहुत बढ़िया है, टॉप लेवल इनोवेशन है। ऐसे यूके, जर्मनी, फ्रांस भी बहुत ही टॉप इनोवेटिव कंपनी है। इनका पॉपुलेशन काफ़ी कम है सर, जर्मन में 3-4 करोड़ लोग ही रहते हैं, यूके में हार्डली 5-7 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, फ्रांस में भी हार्डली ऐसे ही 5-7 करोड़ लोग रहते हैं। इनका पॉपुलेशन बहुत कम है। जापान में भी ऐसे ही 7-8 करोड़ के ज़्यादा लोग नहीं रहते, ठीक है, 10 करोड़ के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इनका पॉपुलेशन कम है, तो ये इनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है सर, पर हेड इनकम और जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया सर? बोलो, बहुत सारा बात आपसे कर दिया मैं। यस सर। तो ये था जीडीपी पीपीपी वाइज और जीडीपी नॉमिनल वाइज। तो सबसे पॉपुलर क्या है, पीपीपी वाइज की नॉमिनल वाइज? पॉपुलर पैरामीटर कौन सा है? पॉपुलर पैरामीटर नॉमिनल वाला सर, नॉमिनल वाला, ठीक है। ये देखो नॉमिनल में भारत का रैंक 6th है, इसी को माना जाता है, पीपीपी वाइज नहीं। पीपीपी में भारत का खर्चा दिखाई नहीं देता, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ में भारत काफी अच्छा पोजीशन पे है सर, 8.4%, जो अभी करेंटली वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट जीडीपी ग्रोथ में। जीडीपी पर कैपिटा में भारत नॉमिनल में $2,313, मतलब वही एवरेज में 1.5-2 लाख के अंदर। जीडीपी पर कैपिटा रैंक में भारत वर्ल्ड में 145 रैंक में आते हैं। यहीं पर पूरा खेल गड़बड़ हो जाते हैं। तो क्या करें सर, पॉपुलेशन को मार दे क्या? नहीं सर, वो तो संभव नहीं है। इनकम को बढ़ा सकते हैं, है ना, इनकम को बढ़ा सकते हैं, जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, देश में बिजनेस इकोनॉमी को सुधार सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम पर कैपिटा इनकम को सुधार सकते हैं, पॉपुलेशन को थोड़ी ना सुधार पाएंगे। हाँ ऑब्वियसली इतना तो कर सकते हैं कि भाई आगे और ज्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े, इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, है ना। मतलब पेरेंट्स का ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आज के डेट में 5-10 बच्चा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1-2 में ही लोगों को खुश रहना चाहिए, ठीक है। जो पुराने लोग कर दिया ना वो थोड़ा गलती कर दिया, एक फैमिली में 10-10, 15-15 बच्चा बना के गलती कर दिया सर, ठीक है। चाहे कोई भी जात का, कोई भी धर्म का हो, फर्क नहीं पड़ता, या दोनों नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा मुश्किल कर दिया हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ा बढ़ा के। आज हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्या गड़बड़ कर दिए। नहीं तो जब भारत को ब्रिटिश से आज़ादी मिला था तब भारत का जनसंख्या 30-35 करोड़ के आसपास था सर, 50 करोड़ भी ज़्यादा नहीं था, 50 करोड़ से कम था, ठीक है। लेकिन सर लास्ट 70 साल में हम लोग पॉपुलेशन को 80 करोड़ से भी ज़्यादा बना दिए। समझ रहे हो ना सर प्रॉब्लम? इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे देश में इतना जनसंख्या नहीं हुआ करता था। अगर थोड़ा सोच समझ के संभाल के चलते तो आज देश अलग ही लेवल में होता। तो सर बेसिक कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम को समझने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जानना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सीखना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको तब से जीडीपी चिल्ला रहा हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। मतलब किसी भी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, मैं आपको बोला ना एग्रीकल्चरल 3 तरह का कॉन्सेप्ट है नॉर्मली हमारे देश में, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, इन एवरी कंट्री। ये 3 पैरामीटर देखा जाता है सर, सेक्टर वाइज 3 पैरामीटर, आपका 3 पैरामीटर सेक्टर वाइज देखा जाता है। भारत जैसे देशों में एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। क्यों सर? 138 करोड़ को खाना खिलाना है, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है। वी आर नॉट यूएस। यूएस का क्या है, 30-33 करोड़ पॉपुलेशन है, उनको खिलाने के लिए यूएस को इतना भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो ना बात? फैमिली मेंबर से डिपेंड करता है ना कि खाना कितना बनेगा।
हेलो सर, आपको बात समझ में आ रहा है यस कि सर। नहीं? फैमिली मेंबर से डिपेंड करता है कि खाना कितना बनेगा। अगर फैमिली मेंबर ज़्यादा है तो खाना ज़्यादा बनेगा, और अगर फैमिली मेंबर कम है तो कम खाना बनेगा। सिंपल बात है, इसमें कोई इसमें बात करने का कोई मतलब ही नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, बाद में कर लेंगे, इंडस्ट्री थोड़ी ना खा पाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है, जरूरी है पैसा कमाने के लिए, बट सर इनके पास इंडस्ट्री करने का ताकत है, बिकॉज इसका पॉपुलेशन 33-34 का है। ये कर सकता है, इसके पास जगह बहुत है, इतना बड़ा इसका जगह है। ये देखो सर, साइज देख पा रहे हो आप? यहाँ पर भी थोड़ा यूएस का जगह है, ये वाला एरिया भी। ये यूएस है, ये यूएस है। अब ये यूएस है, ये चाइना का साइज है। मैं ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये आइडिया लगे कि भाई कौन सा जगह कितना बड़ा है। ये भारत है, भारत को भी देखो, भारत को भी देख लो। बोलो सर, कौन बड़ा है? सर भारत से यूएस डबल साइज में है ना, यस सर। ऑलमोस्ट। चाइना भी, चाइना भी ऑलमोस्ट डबल। ऊपर से चाइना क्या किया, तिब्बत को हड़प के रख दिया। ये तिब्बत है जो एक जमाने में भारत का ही पार्ट हुआ करता था। इधर पाकिस्तान, ये भी भारत, एक्चुअली भारत को तोड़ दिया गया ना सर, नहीं तो भारत इतना बड़ा था, इतना बड़ा था भारत। समझ रहे हैं सर? भारत एक्चुअली इतना बड़ा था। ओरिजिनल में भारत का साइज क्या है? ओरिजिनल में भारत का साइज ही यहाँ से, या अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, ये रियल में भारत है। हिमालय के इस पार और भारत महासागर के उस पार, ये भारत का डेफिनेशन है सर। पुराण में या फिर किसी भी पुराने किताबों में अगर आप देखो, फॉरेनर की किताब में भारत का डेफिनेशन है हिमालय के इस पार और भारत महासागर के उस पार। हिमालय के दक्षिण में और भारत महासागर के उत्तर में जो देश है उसको भारत कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा एक्चुअल में है, लेकिन रिसेंट कुछ पॉलिटिकल ड्रामा के कारण, ठीक है, ब्रिटिश का हमें लेना, ठीक है। और ऐसे तो चाइना से देखो, चाइना किसी का कॉलोनी नहीं था लास्ट 100 ईयर्स में। यूएस यूके का कॉलोनी था, 1772 में आज़ादी ले लिया, ठीक है, 1772-80 के टाइम पे। हमें आज़ादी अभी मिला है, ऊपर से हमें टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया गया। हमारा पाकिस्तान, मतलब हमारा ये इंडस वैली, इसको पाकिस्तान बाद में नाम दे के ये लोग ले लिया, बट हमारा पाकिस्तान ले लिया। मतलब हमारा पाकिस्तान, मतलब कहने का मतलब है पाकिस्तान वो लोग नाम दिया, ठीक है। ये बेसिकली हमारा पंजाब है और हमारा सिंध, सिंध है बेसिकली, ठीक है। ये सिंध एरिया है, इसको इसको सिंध कहते हैं। मतलब जो हमारा सिंध सभ्यता है ना सर, जिसके कारण भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा, इंडस वैली के कारण। और इंडस क्यों, सिंध रिवर के कारण। सिंध रिवर कहाँ है सर? सिंध रिवर हमारे लद्दाख से निकल के पंजाब होके पाकिस्तान में घुस गया है, ठीक है, आज का पाकिस्तान, ये भी भारत का हिस्सा है। तो ये कुछ पुराना, और बांग्लादेश को भी इस तरह से हमसे छीन लिया गया, जो बांग्लादेश कभी नहीं था, सिंपल बंगाल हुआ करता था, जिसका एक पार्ट आज वेस्ट बंगाल के नाम पे अभी भी है, जो मेरा होम स्टेट है, ठीक है। सो भारत छोटा नहीं है, लेकिन भारत को छोटा कर दिया गया, ठीक है, आप समझा करो। ठीक है, छोड़ो सर, अब बात को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि देश का नेशनल इनकम वगैरह को समझने के लिए मैं आपको तब से जीडीपी समझाया, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस समझाया, जीडीपी एट करेंट प्राइस समझाया। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको कांस्टेंट प्राइस पूछेगा आप बेस प्राइस से काम करोगे, ठीक है। जैसे आज के डेट में बेस प्राइस चल रहा है 11-12 का, ये पुराना नोट है, इसमें 4-5 यूज हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है सर, P0 इंटू Q1, P0 मतलब कांस्टेंट प्राइस, मतलब बेस प्राइस, जैसे कि 11-12 का प्राइस, और Q1 मतलब आज का क्वांटिटी। सर करेंट प्राइस मतलब, सर प्राइस भी आज का, क्वांटिटी भी आज का, प्राइस भी आज का, क्वांटिटी भी आज का, ठीक है। सर अभी आगे आगे देखो, जीडीपी रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बात है। सर देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट किसको बोलेंगे?
सर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या जीडीपी एट मार्केट प्राइस उसको बोलेंगे. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. सर फैक्टर इनकम किसको बोलेंगे? हाँ सर, व्हाट इज फैक्टर इनकम? सर आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास किए हो, आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ाया था प्रोडक्शन बोल के, एक चैप्टर पढ़ाया कॉस्ट बोल के. हाँ शालिनी, याद है तेरे को? यस सर. प्रोडक्शन कॉस्ट चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आया था सर. कॉन्सेप्ट ये था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर कॉस्ट. क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? बोलो. लैंड, लैंड, लेबर, लेबर, कैपिटल. कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. हाँ यस सर. यस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना. किसी भी चीज बनाओ दुनिया में, उसमें चार चीज जरूर आएगा. आपको बनाने के लिए जमीन चाहिए, आपको काम करने के लिए लेबर चाहिए, चाहे भले ही आप खुद ही क्यों ना लेबर बन जाओ. आपको बिजनेस करने के लिए कैपिटल या पूंजी चाहिए, और जो रिस्क उठा के बिजनेस करेगा उसके लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए. ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बिना दुनिया में कोई भी चीज बन नहीं सकता. दुनिया में कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक उसमें लैंड ना हो. सर लैंड का मतलब क्या? खेती नहीं सर, नॉट जस्ट खेती. लैंड इन इकोनॉमिक्स मतलब एनीथिंग. जैसे आसमान में एरोप्लेन चलता है, क्या वो मिट्टी में होता है क्या? एरोप्लेन चलने के लिए मिट्टी भी चाहिए होता है, बट उसको चलने के लिए आसमान का भी जरूरत है. तो इन इकोनॉमिक्स एरोप्लेन आसमान में चलेगा, उसके लिए आसमान में क्या है? स्काई में रूट है, रूट. ठीक है, जैसे भारत का आसमान के ऊपर जो भी प्लेन जाएगा वो भारत का रूट है. तो आप, हमारा आसमान भी हमारा जमीन है. ठीक है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से स्काई भी लैंड बन जाता है सर. समझ में आ गया सर बात? बिकॉज रूट बना हुआ है ना, वो रूट परचेस करना पड़ता है. आप कौन सा आसमान में उड़ना चाहते हो? कलकत्ता से मुंबई, पटना से कलकत्ता, पटना से दिल्ली, कौन से आसमान से आपका प्लेन उड़ेगा? जो भी आसमान यूज करोगे उस आसमान का फेयर भरना पड़ेगा, रूट 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 लाइसेंस का पैसा भरना पड़ेगा. ठीक है, स्काई इज द लैंड ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव. ठीक है सर. सो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है. सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले फैक्टर कॉस्ट का भी एक कॉन्सेप्ट है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो जो खर्चा होता है. सर अगर आज आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको जमीन चाहिए, तो आप जमीन के लिए क्या भरोगे सर? जल्दी बोलो. आज अगर आप बिजनेस सर लैंड करना चाहते, परचेज करेंगे. लैंड परचेज करोगे, अगर परचेज नहीं करोगे तो रेंट भरोगे. हाँ सर, जमीन यस सर. नॉर्मल आम तौर पे लोग हर बात बात में जमीन परचेज नहीं करता, रेंट ले लेते हैं. ठीक है, रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं. बड़े शहरों का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो आप परचेज नहीं कर सकते सर, क्योंकि करोड़ों का दाम पड़ जाता है सर. एक कट्ठा जमीन करोड़ों का दाम पे बिकता है. दुकान खरीदना, मानो कि किसी को कोलकाता में वीआईपी रोड के ऊपर या फिर बाईपास के ऊपर या फिर धर्मतला के ऊपर कोई जमीन का घर खरीदना है, आसपास करोड़ों के आसपास दाम हो जाता है. करोड़ छोड़ के भी निकल सकता है एरिया वाइज. तो बिजनेस करेगा कि भाई करोड़ों रुपया दुकान में खरीदेगा, डाल देगा, उससे अच्छा है कि रेंट ले लेते हैं. लेबर के बदले क्या दोगे? लेबर वेजेस या सैलरी. मतलब वेजेस या सैलरी. वेरी गुड सर. कैपिटल के बदले क्या दोगे? बैंक अगर आपको लोन प्रोवाइड करता है तो आप उसको क्या प्रोवाइड करोगे? इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट. जो रिस्क उठा के बिजनेस करेगा उसको क्या दोगे? प्रॉफिट. प्रॉफिट. थैंक यू सर. तो बात क्या निकला सर? बात ये निकला ना कि लैंड के बदले रेंट हो गया आपका कॉस्ट, लेबर के बदले वेजेस हो गया आपका कॉस्ट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट हो गया आपका कॉस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट हो गया आपका कॉस्ट. जो प्रोडक्ट प्राइस पे झलकता है, प्रोडक्ट प्राइस के अंदर सारे के सारे कॉस्ट को जोड़ के ही प्रोडक्ट का दाम निर्धारण किया जाता है. सर अब यहाँ पर एक खेल है. सर आपके लिए तो खर्चा हो गया, लेकिन जिसको जो मिला है उसके लिए तो इनकम हो गया. जिसका जमीन आपने लिया या जिसका घर आपने भाड़े पे लिया, उसके लिए रेंट क्या है? इनकम है. यस सर. लेबर के लिए वेजेस इनकम है. यस सर. कैपिटल देने वाले मतलब बैंक या फाइनेंशियल कंपनीज के लिए इंटरेस्ट इनकम है. यस सर.
एंटरप्रेन्योर जो है उसके लिए प्रॉफिट इनकम है। Yes, sir. बस हो गया ना फैक्टर इनकम। समझ में आया कि नहीं, या फिर से बताए? समझ में आया या फिर से बताए? बोलो सर बोलो। Sir, समझ में आ गया। समझ नहीं था बुझते পেরেছিস? देखो सर, एक हाउस होल्ड होते हैं और एक फार्म होते हैं किसी भी इकोनॉमी का, ये इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं सर नेशनल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो फ्लो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना सर, ये फ्लो इकोनॉमी का एक, क्या बताऊँ सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है किसी भी इकोनॉमी में। नॉर्मली ये सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको टू सेक्टर, जिसमें सिर्फ दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जाता है, एक हाउस होल्ड वाले मतलब घर वाले, और एक होता है बिजनेस वाले। सर हाउस होल्ड क्या करते हैं, बिजनेस वाले को मतलब फार्म वाले को चीजें प्रोवाइड करते हैं। जैसे मानो कि आपको बिजनेस करना है तो आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि मैं आपको तब से बोले जा रहा हूँ, आपको लैंड चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, और आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना है। सो ये लैंड कौन देगा बिजनेस को? हाँ सर, बिजनेस को लैंड कौन देगा? किसी ना किसी हाउस होल्ड वाले ही देगा ना। अरे भाड़ा कौन देता है? भाड़ा कौन देता है? हाउस होल्ड वाले ही देता है ना सर। Yes, sir. तो लैंड के बदले फार्म उसको क्या पे करेगा? रेंट पे करेगा। लेबर जो देगा उसको हाउस होल्ड फार्म क्या करेगा? वेजेस पे करेगा। कैपिटल जो देगा फार्म उसको इंटरेस्ट पे करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप जो देगा फार्म उसको प्रॉफिट पे करेगा। सिंपल बात है। तो ये क्या हो गया हाउस होल्ड वालों के लिए? क्या हो गया? हर एक घर वालों के लिए। अगर हमारे देश में 138 करोड़ पॉपुलेशन है और उसको इनकम अगर हो गया सर। इनकम हो गया 138 करोड़ पॉपुलेशन को अगर 4 फैमिली मेंबर से भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो हमारे देश में ऑलमोस्ट 40 करोड़ फैमिली है। तो 40 करोड़ फैमिली कुछ ना कुछ करके तो कमाते हैं सर या तो जमीन देके, या तो लेबरी देके, या तो कैपिटल देके दूसरे को, या फिर बिजनेस बना के। इसके बाहर और कोई इनकम हो सकता है क्या? लोगों का इनकम और कहाँ से हो सकता है दुनिया में, भारत में या कहीं पर भी? इनकम करने का और क्या जरिया हो सकता है? आपके पास घर हो तो भाड़े पे दे दो, आपके पास जमीन हो, घर का मतलब यहाँ जमीन, ओके, इकोनॉमिक्स में बोला ना आपको, घर का मतलब जमीन। आपके पास घर हो तो रेंट पे दे दो, आपके पास दम है मतलब आप लेबरी दे सकते हो तो लेबरी करो, जिस भी तरह का लेबरी, हर तरह का लेबरी आ सकता है। मतलब अगर आप टाई टाई झुला के जाते हो तो भी लेबर, और अगर आप क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी लेके जाते हो तो भी लेबर। समझ रहे हैं ना सर? लेबर का मतलब एवरीबडी इज लेबर, जो भी श्रम दे रहा है उसी को लेबर कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, नॉर्मली वो ऐसा नहीं सोचना है कि जो सामान ढोता है कंधे पे वही लेबर है, नहीं, इकोनॉमी में सब लेबर, जो मेहनत करते हैं वही लेबर, सैलरी या वेजेस पे जो काम करते हैं वही लेबर। ठीक है सर, अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो तो आपको काम करने का जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, दूसरे को पैसा का जरूरत है, अब उनको लोन प्रोवाइड करो और बैठे बैठे खाओ, जैसे कि बैंक, जैसे कि एनबीएफसी। रिस्क है, पैसा मार के भी चला जा सकता है। तो ये क्या करता है? कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, बदले में इंटरेस्ट में अर्न करते हैं, बदले में इंटरेस्ट में अर्निंग करते हैं। और अगर पास आपके पास दम है तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ, मतलब बिजनेसमैन बन जाओ, बिजनेस करो, प्रॉफिट करो। और क्या हो सकता है सर? और कोई उपाय जिसके थ्रू से कोई इंसान कमा सकता है इसके अलावा? नो सर। नो सर, नॉट पॉसिबल। हाँ कोई बोलेगा, जो लोग इनकम टैक्स पढ़ते बोलेगा सर आधा सोर्स, लॉटरी जीत गया गेम खेल लिया, फिर कैसीनो से जाके जीत लिया, सर वो आधा सोर्स कहलाते हैं, वो भी रिस्क है, उसको भी आप एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में डाल सकते हो। ठीक है, हाउस होल्ड, अब फार्म क्या करेगा? फार्म प्रोडक्ट बनाते हैं, हाउस होल्ड को बेचते हैं, हाउस होल्ड उससे परचेस करते हैं, फार्म का ही प्रोडक्ट परचेस करते हैं। पैसा किसी का नहीं है, पैसा किसी का नहीं है। देखो, हाउस होल्ड फार्म से कमाया था, फिर फार्म हाउस होल्ड को बेच के फार्म फिर से कमा लिया। देखा सर आपने? पहले हाउस होल्ड ये सब दे के फार्म से कमाया था,
फिर बाद में फार्म इन्हीं को प्रोडक्ट बेच के फार्म फिर से कमा लिया। देख पा रहे सर? यस सर। यही होता है ना दुनिया में, यही तो होता रहता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं सर? सर्कुलर फ्लो। ऐसे मैं 2 सेक्टर बताया, ऐसे 3 सेक्टर भी होता है, 4 सेक्टर भी होता है। 3 सेक्टर में बीच में गवर्नमेंट आ जाएगा और 4 सेक्टर में फॉरेन कंट्री आ जाएगा। फॉरेन कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और गवर्नमेंट के साथ टैक्स का लेना देना और सब्सिडी का लेना देना होता है। ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा ये सब। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा, मैं बताऊंगा तब। ठीक है, तो सर फैक्टर इनकम क्या है? आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो कौन से फैक्टर से देश को इनकम होता है, देश की जनता इनकम करते हैं, इसका आइडिया लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। और इसलिए तो डेफिनेशंस में बोला है सर, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम्स एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। समझ रहे हैं सर? इसीलिए बोला फैक्टर इनकम के बारे में। जो भी इनकम आप करते हो अपने देश में, डिफरेंट कारण से करते हो। ठीक है, तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम्स एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो जो भी कैपिटल आपका है उसको कंज्यूम करके आप जो कमाते हो। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का क्या फॉर्मूला हो गया? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला ये हो जाता है। फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया सर? सर मैं आपको बोला ना, बिजनेसमैन के लिए जो कॉस्ट है, हाउस होल्ड वाले के लिए वो एंटरप्रेन्योर के लिए जो इनकम। कॉस्ट, हाँ सर वेरी गुड, एंटरप्रेन्योर के लिए जो कॉस्ट है, हाउस होल्ड के लिए वो इनकम है। बस वही बात है। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आता है देश को या देश के बिजनेसमैनों को या फिर देश के गवर्नमेंट को, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, जो भी मार्केट प्राइस चलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस है, मतलब आप जिस दाम पे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के कमाते हो, यहाँ से आप इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी वगैरह जो है उसको लेस करो और सरकार से जो सब्सिडी मिलता है उसको ऐड कर दो। समझ में आ गया? सरकार को देखो भाई, आप कमाते हो तो सरकार को टैक्स पे करते कि नहीं करते? अरे आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी पे करते ना सर? यस सर। यस तो सर। जी, तो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे या बेचेंगे उस पर जीएसटी लग जाता है। अगर 100 का प्रोडक्ट है और उसमें 18 का जीएसटी है, तो 100 का प्रोडक्ट में 18% जीएसटी करके 18 सरकार के घर में जमा होता है। ठीक है, तो जो भी जीएसटी आप पे करोगे प्रोडक्ट के दाम के अंदर से, वो जीएसटी आपको सरकार को देना पड़ेगा, तो माइनस कर दो। और सरकार कई बार आपको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप ये बिजनेस कर रहे हो, चलो आपको सब्सिडी दे देते हैं। ठीक है, सब सरकार सब्सिडी देते हैं सर, डिफरेंट बिजनेस में सरकार सब्सिडी देते हैं। इस बार बजट का एक क्लास कराएंगे आप लोगों का, बजट भी आप लोगों का टॉपिक है एंट्रेंस लेवल में, फाउंडेशन लेवल में। ठीक है, तो बजट का एक टॉपिक है सर, इंडियन बजट। ठीक है, यूनियन बजट। मैं नेक्स्ट क्लास में बजट, आज ही सोचा था बजट पढ़ाऊंगा, फिर सोचा कि ठीक है आज मैं थोड़ा सा डेटा रेडी नहीं कर पाया, तो मैं सोचा ठीक है नेक्स्ट क्लास में कराते आपको बजट, तब आपको बताऊंगा ये सब्सिडी क्या क्या होता है, क्या दे रहा है आज के डेट में। किसी को बिजनेस करना है तो सरकार कहाँ कहाँ से हेल्प कर रहा है। मुद्रा योजना बोल के योजना होता है सर, सुने हो कभी? मुद्रा योजना, नो सस्ते सर। सस्ते में लोन मिलता है सर। अगर आपके पास अच्छा बिजनेस आइडिया है या आपके घर में या पड़ोस में कोई है, ठीक है, अगर उसको अच्छा बिजनेस आइडिया है तो सरकार आपको सस्ते में लोन देगा। ये देखो सर, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स अंडर 2% इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम शिशु लोन्स हैज बीन एक्सटेंडेड टिल फरवरी 15 2022। सस्ते में लोन देता है। जो लोन मार्केट में 12% में आता है वही लोन यहाँ पर 3% 4% में दिया जाता है। मैं लास्ट दिन भी आपको बताया था ना वो स्टार्टअप के लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, ये देखो सर, इफ यू हैव एनी बिजनेस आइडिया, अब देख रहे हो जैसे औरतें कैसे बिजनेस करते हैं हमारे सोसाइटी में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये देखो सर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अभी तक सरकार ने 2017-18 में, 2016-17 में, ठीक है, रिसेंटली देख लेते हैं 19-20 20-21 में, अभी तक इतना पैसा सैंक्शन किया, इतना लोगों को लोन सैंक्शन किया है। 50,73,000 ठीक है, सॉरी 5,07,5,5,7,35,36 इतना लोगों को लोन दिया है। इसमें टोटल अमाउंट है 3,21,759 का, और अभी तक अमाउंट डिसबर्स हुआ है 3,11,754 का। समझ रहे हो सरकार किस तरह से हेल्प करता है लोगों को? इसको सब्सिडी बोलते हैं। ये देखो, ये मुद्रा योजना का स्कीम बोल के रखा है।
Pradhan Mantri Mudra Yojana scheme launched by Honorable Prime Minister on April 8, 2015 for providing loans up to 10 lakh to the non-corporate, non-farm, small micro enterprise. These loans are classified as Mudra loans under PMAY. The loans are given by commercial banks, RRBs, small finance bank, MFIs. The borrower can approach any of the lending institution mentioned above, can apply through the portal udayamimitra.in. Under this aegis, PMAY Mudra has created 3 products, namely Shishu, किशोर एंड तरुण. मतलब आप अगर एकदम शिशु मतलब एकदम छोटा बच्चा नहीं सर, मतलब अगर आपका बिजनेस एकदम स्टार्टिंग में है तो आपको शिशु लोन मिलता है. आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो किशोर लोन मिलता है, और आपका बिजनेस जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तब तरुण लोन मिलता है. ठीक है. Development and funding needs of the beneficiary micro unit entrepreneur and also provide a reference point for the next phase of graduation or growth. ठीक है. अरे सर कितना सारी सुविधाएं मिलता है, लोगों को लेना ही नहीं है. लेकिन सर जो जानते हैं वो ले रहे हैं सर. ठीक है. और अच्छा बिजनेस भी बना रहे हैं. समझ रहे हैं सर. हाँ. तो इस तरह से हमें सब्सिडाइज लोन मिलता है. कई बार तो सरकार सिर्फ ऐसे ही हेल्प करते हैं कि भाई आप करो तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जैसे जिसका जैसा ज़रूरत है. कोई बुटीक बना रहा है, कोई टेलरिंग का काम कर रहा है. ठीक है. सक्सेस स्टोरीज बहुत है, आप जाके पढ़ सकते हो कि कैसे हमारे देश में एंटरप्रेन्योर बदल रहे हैं सर. ठीक है. स्टेट वाइज हर एक जगह में, हर एक स्टेट का अलग अलग है. मेन ओमेन सबके लिए है. जाके देखना सर. हाँ. देखोगे यहाँ वीडियो भी है. श्याम किशोर शर्मा, गैस रेगुलेटर मैन्युफैक्चरर. ये देखो सर, कमलेश कुमारी गारमेंट्स बिजनेस करते हैं दिल्ली में. ये देखो सर, इरफान खान एंड रिजवान खान ब्यूटी पार्लर एंड सैलून चलाते हैं हरियाणा में. अमृत कौर दिल्ली में बुटीक चलाते हैं. ये देखो सर, पवित्र शर्मा ट्रांसपोर्टेशन, मिल्क एंड ड्रिंकिंग वाटर का काम करते हैं. ये देखो सर, रजत मित्तल बेडशीट एंड पिलो कवर प्रोडक्शन करते हैं. उमेश कंसाल प्रोडक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक किट दिल्ली में करते हैं. योगिती सिमचलन टायर सेलर है सर, टायर सेल करते हैं. वैशाली पारेख बेकरी बनाते हैं, बेकरी बिजनेस है. जयंती भाई रामलाल प्रजापति गुजरात में है, पान पार्लर चलाते हैं. राधेश्याम साइकिल रिपेयर शॉप चलाते हैं गुजरात में. ये देखो सर, शेषाद्री वी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सीएनसी मशीन कर्नाटका में. केरला में बिंदु सानी ब्रूम मैन्युफैक्चर करते हैं, झाड़ू बनाते हैं सर, झाड़ू. टूथ पाउडर मैन्युफैक्चर करते हैं सीजेस पी केरला में. लजार पी मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स एंड फास्टनर्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाते हैं तमिलनाडु में. जम्मू कश्मीर में दीपक कुमार बसोत्रा रेडीमेड गारमेंट स्टोर है सर इनका. सर क्या बताऊं आपको. ये देखो पंजाब में संदीप जिंदल मोबाइल एक्सेसरीज का शॉप है इनका. अरुल मोजी सरवनम तमिलनाडु में स्टेशनरी एंड फ्लास्क ट्रेडिंग करते हैं. बी यांगो बॉक्स मैन्युफैक्चर करते हैं तमिलनाडु में. रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है दिनेश शाइनी कर्नाटका में. बिहार में रूबी बेबी कन्फेक्शनरी का शॉप है. तमिलनाडु में एस नाचिप्पन मैन्युफैक्चरर ऑफ मैच स्टिक्स बनाते हैं. देशलाई समझते हो ना, वो वाला. केबल टीवी ऑपरेटर एंड नेटवर्क सर्विस करते हैं, केबल का कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं. आर सनमुगा प्रिया. ठीक है. पंजाब में चरणजीत कौर क्लॉथ स्टिच करते हैं, टेलर है. बलवीर कौर आटा चाकी है सर, आटा चाकी, वो फ्लोर मिल होते हैं ना, आटा चाकी है पंजाब में. सर समझ रहे हो, हर एक के लिए कुछ ना कुछ है सर हमारे देश में. बस इच्छा होना चाहिए, तब तो बढ़ेगा जीडीपी. क्या बोलते हो सर, तब ना बढ़ेगा Yes, जीडीपी. sir. जीडीपी बढ़ेगा तो हम चाइना को मात दे देंगे सर. और चाइना का ये जो आंख उठा के हमारे तरफ देखना, ऐसे हमारे देश का करंट जो प्रधानमंत्री हैं ये आंख उठाने देखने नहीं देगा. बट सर जरूरी तो नहीं ना हमेशा ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो एकदम आंखों में आंख डाल के बैठे रहे. हाँ, तुम मारोगे तो हम भी तुम्हारे घर में घुस के मार के आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं. और देखो भाई, कॉन्फिडेंस होने के लिए इकोनॉमी डेवलप होना चाहिए. पॉकेट में पैसा होने से ना दम आता है, ये बात तो मानना पड़ेगा. पॉकेट में पैसा नहीं है, दम दिखा सकते हैं, दम दिखाने में प्रॉब्लम नहीं है. बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सच्चाई पता होता है ना अंदर से अंदर में जब बंदूक का जरूरत पड़ेगा, जब गोला बारूद का जरूरत पड़ेगा, जैसे चाइना तंग करता है हमें, हाँ, तो तब कहाँ जाएंगे. हाँ, धैर्य लेंगे, मतलब ऐसे शेर की तरह थोड़ा सा चिल्ला लेंगे, लेकिन ओरिजिनलिटी जब पता चलेगा हमें खुद को, जरूरत में मुश्किल आ जाते हैं. 1965 में ऐसे हारे थे हम लोग, जानते हैं, चाइना से. चाइना हमारा अरुणाचल प्रदेश छीन लिया था और फिर बदले में हम उनके साथ
सौदा किया था कि भाई अरुणाचल प्रदेश छोड़ो और लद्दाख का एक प्रांत अक्साई चाइना के नाम पे वो लोग ले लिया था। ये बिकॉज हम लोग चाइना से हार गए थे। क्यों? बिकॉज हमारे पास औजार नहीं था, गोला बारूद नहीं था, टैंकर नहीं था। समझ रहे हो सर? पैसा बनाना कितना जरूरी है। अगर देश को सुरक्षित रखना है, जीडीपी डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? सर जीडीपी मार्केट प्राइस जो बनेगा प्रोडक्ट का बेच के, उससे इनडायरेक्ट टैक्स को निकाल लेंगे जो जीएसटी वगैरह है, और सब्सिडी को ऐड कर लेंगे। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का और एक फॉर्मूला है, जीडीपी मार्केट प्राइस जो भी होगा उससे एनआईटी करेंगे। एनआईटी मतलब सर, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब जो जीएसटी हम पे करते हैं और वहां से जो सब्सिडी हम दे, मतलब बेसिकली हमें मिलता है, जीएसटी लेस सब्सिडी। ठीक है, मतलब बेसिकली आईटी प्लस एस का नेट है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब सब्सिडी जो मिलेगा वहां से टैक्स जो पे करेंगे उसका जो नेट अमाउंट आएगा। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे तो भी हमें जीडीपी फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। समझ में आ गया सर? सर ये फॉर्मूला जानना जरूरी है क्या? हाँ सर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एग्जाम में सवाल कर लेते हैं, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ। बोलो सर, समझ में आ गया? घर में बाद में गो थ्रू करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला भूल जाओगे। लेकिन सर भूलोगे नहीं, ओके इसलिए सर। भूलोगे इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप समझ के पढ़ते हो ना तो भूलने का चांसेस कम हो जाता है, बट अगर बिना समझ के पढ़ोगे तो भूल जाओगे, और कुछ नहीं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी में क्या फर्क है? इसको प्यार से एनडीपी कहते हैं सर, एनडीपी। सर एनडीपी का मतलब होता है जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, तब हम लोग डिप्रिसिएशन का कोई प्रोविजंस नहीं करते। सर डिप्रिसिएशन क्या है जानते हो? डिप्रिसिएशन क्या होता है जानते हो? सर जब हम लोग अकाउंट्स करते हैं तब भी हम लोग डिप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं। सर वैसा बात यहाँ पर भी है, इकोनॉमिक्स में भी है। सर हम लोग जो मशीन्स या एसेट्स यूज करते हैं, एसेट का या मशीन्स का, मशीनरी पार्ट्स का डे टू डे मतलब एवरी ईयर वैल्यू कम होता है कि नहीं होता? आपके पास जो मोबाइल फोन है शालिनी, मुझे बताओ, तुम्हारे पास जो मोबाइल फोन है कितने में खरीदे थे? 10,000, 15,000, 20,000? बोलो ना, कितने में परचेस किए थे? यस सर। कितना? 10,000? यस सर। चलो 10,000 मैं मान के चलता हूँ, हो सकता है ज़्यादा है, आईफोन है तो 70,000 का भी हो सकता है, डिपेंड करता है इन लोगों के पास क्या है। तो 10,000 का अगर फ़ोन आपने परचेज किया था, तो अगर आपने इसको 1 साल पहले परचेज किया था, तो अभी क्या आपका फ़ोन का वैल्यू 10,000 ही रहेगा? नो सर। कितने में बेच पाओगे? 6 या 7। 6-7 हार्डली, तो 6-7 हज़ार यस का सर। दाम हो जाएगा मोबाइल का, तो ये बीच का 3,000 का क्या हो गया? ये बीच का 3,000 क्या हो गया? कौन गायब कर लिया? सर टाइम। सर टाइम नहीं, इसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। समय के साथ चीज़ों का वैल्यू को गिरने को डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, समय के साथ इसको बोलते हैं ड्यू टू नेचुरल वेयर एंड टीयर। ठीक है, ड्यू टू नेचुरल वेयर एंड टीयर जब किसी एसिड का वैल्यूएशन गिर जाते हैं उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। आपका जो भी प्रोडक्ट जीडीपी के थ्रू से आपको मिलता है वहां से आप डिप्रिसिएशन को लेस करो, मतलब एसेट का समय के साथ जो वैल्यूएशन कम हुआ है उसको लेस करो। तो डिप्रिसिएशन अलाउंस को सब मतलब माइनस किया जाता है, कहाँ से? जीडीपी से। तो क्या मिलेगा? एनडीपी। ठीक है सर, समझ आ गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यस सर। सिमिलरली जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सर जीएनपी क्या होता है? सर जीएनपी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द जीडीपी एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर हम लोग सिर्फ देश में ही नहीं, देश के बाहर से भी कमाते हैं, और हमारे देश में कुछ फॉरेनर आते हैं उनको भी इनकम प्रोवाइड करते हैं। मतलब जैसे कुछ इनकम हम लोग बाहर से कमा के लाते हैं, वैसा ही कुछ फॉरेनर भी हमारे देश से इनकम करके लेके जाते हैं। यस और नो? जैसे अगर हम फॉरेन से कमा के ला सकते हैं तो क्या फॉरेनर हम हमारे देश से कमा के नहीं लेके जाते हैं? यस सर। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर आ जाएगा जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, इसको जीएनपी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
ठीक है, इसको ऐड करते हैं। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इज द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स। मतलब जो इनकम फॉरेन से करके आते हैं वो इनकम को ऐड करेंगे और वहां से माइनस क्या कर देंगे, जो फॉरेनर को पे कर देते हैं। जो फॉरेनर हमारे देश से इनकम करके लेके जाते हैं, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपने फॉरेनर को पेमेंट किया, फॉरेन से इनकम करके लाए 100 और फॉरेनर को पेमेंट किया 80, तो आपका इनकम कितना हो गया 20। समझ गए सर? 20। समझ गए ना, यही है। या फिर उल्टा हो सकता है, आप फॉरेनर आपसे कमा के लेके गया 100 और आप फॉरेन से कमा के लेके आ रहे हो 80, ठीक है, तो फिर आपका माइनस हो जाएगा ये, है ना, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, है ना। तो इस तरह से जब जीएनपी कैलकुलेट होता है तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, जीडीपी जो हमारे देश का है, मतलब जो भी आप डोमेस्टिक टेरिटरी में बना लेते हो उसका जो भी इनकम होगा या मनी वैल्यू होगा, उसके साथ एनएफआईए को ऐड कर दो। मैं आपको बोला ना एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, इसमें क्या बात है, जो भी आप हमारे देश का फॉरेन से जो इनकम करके लाते हो वहां से फॉरेनर को जो पेमेंट कर देते हो, मतलब फॉरेनर भी हमारे देश से कमाते हैं लेस करके जो होता है। NFIA इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, याद रखिएगा। जीडीपी प्लस NFIA इनको ऐड करके होता है जीएनपी। सर फिर आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, सर व्हाट इज एनएनपी? सर एनएनपी कैलकुलेट करने का दो कॉन्सेप्ट है। एक जीएनपी जो निकलेगा, जो जीएनपी आपका निकलेगा, जीएनपी से डिप्रिसिएशन को हटा दो तो भी आपको एनएनपी मिलता है। जीएनपी से डिप्रिसिएशन को हटाने से भी एनएनपी मिलता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है, वही डिप्रिसिएशन का फर्क हो जाता है थोड़ा। लेकिन और एक फॉर्मूला भी है एनएनपी कैलकुलेट करने का, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बनेगा ना सर, एनडीपी, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे आया था, जीडीपी से डिप्रिसिएशन को हटा के। जीडीपी से अगर पहले ही आप डिप्रिसिएशन को हटा चुके हो तो फिर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एनडीपी पड़ा हुआ है। तो एनडीपी के साथ एनएफआईए को ऐड कर दो ना, बिकॉज ऑलरेडी डिप्रिसिएशन लेस किया हुआ है। तो जब जीडीपी से डिप्रिसिएशन लेस करके एनडीपी आपको ऑलरेडी मिल चुका है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके साथ बस एनएफआईए को ऐड करो तो आपको एनएनपी मिल जाएगा। लेकिन अगर डिप्रिसिएशन पहले आप माइनस नहीं करके रखे हैं तो जीएनपी से डिप्रिसिएशन को माइनस करो तो भी एनएनपी मिलेगा। तो एनएनपी कैलकुलेट करने का दो तरीका हो गया, जीएनपी से डिप्रिसिएशन हटाओ या फिर एनडीपी के साथ एनएफआईए को ऐड करो। सर दोनों याद रखना चाहिए क्या? सर एज पर द इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा उसी इंफॉर्मेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो आपके पास जीएनपी और डिप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन होगा या फिर आपके पास एनडीपी और एनएफआई का इंफॉर्मेशन होगा। आप दोनों तरीके से किसी भी एक तरीका यूज करके एनएनपी तक पहुंच सकते हो। बोलो सर, क्लियर है? क्लियर है सर, बोलो। यस सर। इतना सारा चीज सीखने के बाद लास्ट में आता है कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब इसको प्यार से ऐसे बोल सकते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। मतलब अगर आपको नेशनल इनकम का एक ओवरऑल डेफिनेशन समझना है तो आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम समझना चाहिए। सर व्हाट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम? इज डिफाइंड एज द सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, जितना आप हमारे देश में इनकम करते हैं हम लोग, मतलब देश का चीज बना के जो इनकम कर लेते हैं, एंड वहां से हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, उसके साथ ऐड करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इफ एनएनपी एमपी फिगर इज अवेलेबल, अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अवेलेबल है, मतलब जिस दाम पे हम आज की डेट में मार्केट में बेच रहे हैं, हमें वहां से माइनस करना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स को, मतलब जीएसटी को, और उसमें ऐड कर देना चाहिए सब्सिडीज को, तो जाके हमें एनएनपीएफसी मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर एनएनपीएफसी का मतलब? सर एनएनपीएफसी का मतलब हो जाएगा, ध्यान से सुनो सर, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस जो हमारे पास आज के डेट में अगर अवेलेबल है, तो एनएनपीएफसी से अगर हमें एनएनपीएमपी अवेलेबल है तो हमें यहां से माइनस कर देना चाहिए, क्या माइनस कर देना चाहिए? हमें माइनस कर देना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जीएसटी टाइप का, ठीक है, जीएसटी कस्टम्स दोनों है हमारे देश में करेंटली। तो आप इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करो और उसके साथ ऐड कर दो सब्सिडी को। और एक बात, एनएनपी एमपी से जीएसटी और सब्सिडी को एडजस्ट करने के बाद आपके पास क्या मिल जाएगा, एनएनपी एफसी।
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपीएफसी का मतलब ही होता है नेट नेशनल इनकम, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो नेशनल इनकम प्लस एनएफआईए, नेशनल इनकम और एफआईडी, मतलब फॉरेन मतलब एफआईडी का मतलब होता है फैक्टर इनकम अर्न इन डोमेस्टिक टेरिटरी, फैक्टर इनकम अर्न इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस एनएफआईए, मतलब सिंपल बात है देश का इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी का इनकम, और एनएफआईए मतलब जो फॉरेन से इनकम करके ला रहे हैं और जो फॉरेनर को पे करके उसका एडजस्टमेंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो भी आप इंडिया से कमाते हो और जो आप फॉरेन से कमाते हो और फॉरेनर को पे करते हो, दोनों को जोड़ दो, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा या फिर नेट नेशनल इनकम मिल जाएगा। और उसी का दूसरा नाम है एनएनपीएफसी। और एनएनपीएफसी में पहुंचने का दूसरा रास्ता क्या है? एनएनपीएफसी में पहुंचने के लिए आपके पास क्या मिलेगा सर? इफ यू नो दी एनएनपीएमपी, ठीक है, आपको गिवन रहेगा एनएनपीएमपी, अगर आपको पता है इस एनएनपीएमपी के अमाउंट से आपको माइनस कर देना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसके साथ ऐड कर देना चाहिए सब्सिडी, तो आपको मिल जाएगा एनएनपीएफसी, मतलब फैक्टर कॉस्ट वाला मिल जाएगा। ये मार्केट प्राइस में था, यहाँ से टैक्स और सब्सिडी को हटा दो तो आपको, मतलब टैक्स को ऐड लेस करो, सब्सिडी को ऐड करो, आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का एक दूसरा मतलब होता है, एक्चुअली यही नेशनल इनकम का दूसरा है, नेट नेशनल इनकम दूसरा है। तो नेट नेशनल इनकम का दूसरा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, जो भी आप डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाते हो और जो भी आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करते हो, मतलब जो इनकम हम फॉरेन से करके लाते हैं और जो इनकम हम फॉरेनर को पे करते हैं उसका नेट, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम और एनएफआई का प्लस दोनों करके आपको क्या मिल गया? एनएनवाई, नेट नेशनल इनकम। दोनों में से जो भी डेटा अवेलेबल रहेगा, आप दोनों डेटा से ही नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या फिर नेशनल इनकम आप दोनों में ही कैलकुलेट कर सकते हो। एक बात याद रखिए, एनएनपीएफसी जो होता है एनएनवाई भी वही होता है। एनएनवाई मतलब नेट नेशनल इनकम, वाई फॉर इनकम, वाई फॉर इनकम। बोलो सर, क्लियर है या नहीं? डाउट है तो पूछ लो सर। हेलो, एनी डाउट सर? क्या समझ में नहीं आया बोलो ना। साक्षी, साक्षी बोल रहे, सॉरी शालिनी, बोलो। शवन्निता, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो सर। आप लोग चुप हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब क्लियर नहीं हुआ। क्या डाउट है बोलो, फिर से बता दूंगा। तो एक बार फिर से बता दो। ओके ठीक है, तो इतना शर्माने का क्या है, बोलो ना, इस बार एक बार बता दो। देखो सर, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, आप लोगों को मैं पहले भी एनएनपीएमपी के बारे में बताया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हाँ सर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, मतलब देखो सर, हमारे देश में जो भी सब कुछ इधर उधर करके जो भी हमें मिल जाएगा वो नॉर्मली हम लोग किस तरह से मिलेगा? मार्केट प्राइस में मिलेगा, सिंपल बात है ना। मार्केट प्राइस आज के डेट में क्या चल रहा है, और एनएनपी कैसे कैलकुलेट होता है सर? मैं आपको बोला ना, जीएनपी से डिप्रिसिएशन को हटा के भी मिल सकता है या फिर एनडीपी के साथ एनएफआई को ऐड करके भी मिल सकता है। अब ये जो एनएनपी है, ये एनएनपी आपके पास मार्केट प्राइस में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो एनएनपी मार्केट प्राइस में अगर आपके पास है तो यहाँ से आप फैक्टर कॉस्ट में कैसे पहुंचोगे? सर फैक्टर कॉस्ट में पहुंचने के लिए आपको सिंपल करना है, अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने दिया है, जो गवर्नमेंट का जीएसटी है जो आपने दिया, तो उसको लेस करो, और गवर्नमेंट से आपको जो सब्सिडी या इनकम मिला है, सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट आपको जो प्रोवाइड करते हैं बिजनेस करने के लिए, अलग अलग योजना के लिए आपको सुविधाएं देते हैं, वो भी इनकम है। सपोज आपने मार्केट प्राइस आपका एनएनपी है किसी केस में 1 लाख का, ठीक है, आपने सरकार के घर में इनडायरेक्ट टैक्सेस जमा किया, मान के चलते हैं 50,000 का, नहीं सॉरी 5,000 का, और सरकार से आपको सब्सिडी मिला है 10,000 का, तो आपका फैक्टर कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,05,000, 1 लाख से 5,000 लेस करो और 10,000 ऐड करो, कितना होता है सर? पांच हजार लेस करने से 95,000 और 10,000 ऐड करने से 1,05,000. 1,05,000, ठीक है। आपका मार्केट प्राइस 1 लाख का था, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस 5,000 का था, 10,000 का सब्सिडी था, ठीक है। तो 1 लाख में से अल्टीमेटली आपका माइनस क्या हो जाएगा?
माइनस आपका हो जाएगा 10,000 माइनस 5,000, 95 और उधर प्लस ऐड कर देंगे 10,000, तो 1 लाख से 5 चला गया 95 और 10 ऐड हो गया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो माइनस NIT, मतलब 5,000 लेस 10,000, मतलब एक्चुअली आपका 95,000 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है ये NIT है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, मतलब सब्सिडी 10,000 मिला, टैक्स 5,000 दिए, तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो गया, नेट 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 टैक्स कितना हो गया 5,000, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, मतलब 1 लाख से 5,000 चला जाएगा सर। थोड़ा सा क्लियर कट लिखते हैं। मैं आपको बोला कि NNP MP आपको देके रखा है 1 लाख का, आपको आपका जो NIT है, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है लेस GST प्लस सब्सिडी। मतलब GST अगर आपको मिला है, GST अगर आपने पे किया 5,000 तो लेस कर दो, और सब्सिडी अगर आपको 10,000 मिला है तो ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, 10,000 ऐड और 5,000 लेस, 5,000 है ना, 10,000 मिला है 5,000 दिया, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना हो जाएगा, 5,000 ही होगा ना सर। 10 से 5 लेस करने से कितना आता है, सर 5। 5। यहाँ पर मैंने नेट कर लिया कि अल्टीमेटली सरकार से लिया कितना और सरकार को दिया कितना, सरकार को दिया 5, सरकार से लिया 10, तो अल्टीमेटली नेट कितना हो गया 5, है ना सर। यस सर। तो बस वही है, तो 1 लाख से 5,000 को हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 95,000। तो जो भी इस तरह का हिसाब किताब होगा वो आपका क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। मतलब मार्केट प्राइस में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा बाद में, ठीक है, अभी मैं आज आपको फॉर्मूला सिखाया, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, तो आपको मैं इसका क्वेश्चन देने से ना आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है इसका, ठीक है। सो वेरी फेमस कॉन्सेप्ट था। तो आज आप लोग क्या करोगे घर में ना, प्लीज इसका ना जो भी फॉर्मूला है इसको एक बार गो थ्रू करोगे। जैसे देखो यहाँ पर एक समरी बना के रखा हुआ है, GNP एट मार्केट प्राइस, वहां से डिप्रिसिएशन को हटाओ तो क्या मिलता है NNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस से NFIA को हटाओ, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हटाओ तो क्या मिलता है GDP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाओ तो क्या मिलता है GNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट मार्केट प्राइस से NFIA को हटाओ तो क्या मिलता है NDP एट मार्केट प्राइस, NNP एट मार्केट प्राइस से NIT को हटाओ, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाओ तो क्या मिलता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ठीक है। और NIT कैसे आता है, NIT कैसे आता है मैं आपको अभी दिखाया, ये देखो, इनडायरेक्ट टैक्स लेस करके सब्सिडी को ऐड करके आपको NIT आता है, समझ गए सर। इनडायरेक्ट टैक्स लेस करो, सब्सिडी को ऐड करो, तो आपको मिलता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसी तरह से मैं आपको शुरू से समझा के आ रहा हूँ, बस थोड़ा कंफ्यूजन लास्ट में इसलिए हो रहा है बिकॉज बहुत सारा हो गया ना, इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है। तो आप लोग प्लीज गो थ्रू करो, थोड़ा सा इसको याद करो, ठीक है, थोड़ा सा गो थ्रू करके याद करो, आप देखना जब क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा आपको आपको क्लियर हो जाएगा। GDP एट मार्केट प्राइस माइनस NIT GDP एट फैक्टर कॉस्ट होता है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन करने से NNP एट फैक्टर कॉस्ट होता है, एंड NDP एट मार्केट प्राइस से NIT को हटाने से GDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन होता है। डोंट वरी सर, डोंट वरी। इट इज टू बी नोटेड दैट GDP मार्केट प्राइस में भी इक्वल टू NDP मार्केट प्राइस अगर डिप्रिसिएशन 0 है, GDP एट मार्केट प्राइस में भी इक्वल टू GNP मार्केट प्राइस अगर NFIA 0 है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट में भी इक्वल टू GDP मार्केट प्राइस इफ NIT इज 0, और से इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू सब्सिडी। और पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर कैपिटा इनकम के लिए जो NNP निकलता है ना सर, NNP को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो मिलता है पर कैपिटा इनकम, जिसको हम सुबह से आपको बता रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से। आज की क्लास के स्टार्टिंग से मैं आपको पर कैपिटा इनकम ही समझा रहा था, डिफरेंट स्टेट वाइज, ठीक है, डिफरेंट कंट्री वाइज, है ना। तो सर ये जो फॉर्मूलाज है ना एज तक, आपको क्या करना है, घर में इसको गो थ्रू करना है, ठीक है, घर में इसको गो थ्रू करना है। पहले सारा डेफिनेशंस को एक बार पढ़ना है नेशनल इनकम का, मैं नोट शेयर करता हूँ, ये वाला नोट्स आपके पास नहीं है, ठीक है, ये वाला नोट्स मैं आपको शेयर करता हूँ नेशनल इनकम का। आप एकदम घर में बैठे बैठे ना आराम से नेशनल इनकम का ये सब पॉइंट्स को गो थ्रू करो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, फिर आप उसको प्रैक्टिस करके मुझे बताना कि आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आए मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा दूंगा, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये नेशनल इनकम मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। मतलब जैसे आपने देखा ना स्टार्टिंग में कि हमारे देश में
3.2 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, ठीक है। ये सब कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ठीक है, तो वो तरीका सिखाऊंगा। 3.25 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी चल रहा है जीडीपी का, ये सब कैलकुलेट करने का कुछ तो तरीका होगा, तो वो तरीका कैसे तय होता है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और साथ में मैं चर्चा ये भी करूंगा नेशनल इनकम कंप्लीट मतलब कैलकुलेट करने के टाइम पे क्या प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज होता है, और नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। ये अगर आपको मैं बता दूं ना, आपको समझ में आ जाएगा नेशनल इनकम का हर एक बात। तो क्या करना है, बस घर में एक बार गो थ्रू करो, ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपको अभी बताया इसको एक बार गो थ्रू करो। गो थ्रू करने के बाद मैं जैसे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, आप उसका सोल्यूशन करने का ट्राई करोगे, आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बाकी बात फिर से करूंगा, क्योंकि मुझे मेजरमेंट ऐसे ही सिखाना है, ठीक है सर, मुझे मेजरमेंट ऐसे ही आपको सिखाना है। लेकिन बोलो सर, ओवरऑल क्लास समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा तंग कर रहा है, आई अंडरस्टैंड। फॉर्मूला का जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप घर में एक बार गो थ्रू करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं फॉर्मूला को ही डिस्कस करूंगा, बिकॉज मैं फॉर्मूला सॉल्व करके कुछ क्वेश्चंस करवाना है, ठीक है। तो गो थ्रू करो, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करा के क्लैरिटी ओके करूंगा, ठीक है। ओके सर, आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट ओके क्लास में सर। मिलते हैं, ठीक है, टाटा। बाय सर। बाय सर।